और थिक है। आखिर ये चीज है क्या? नैनो जल्दी से इसे चेक करके मुझे बताओ। पर नैनो चेक करके कहता है कि यह प्रोग्राम लॉक है। चियोन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे याद भी नहीं आ रहा है कि आखिरी बार कब नैनो ने ऐसा कुछ कहा था। चियोन फिर कहता है, नैनो क्या तुम इन लेटर्स के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? ये लेटर्स मुझे चाइनीज लग रही है, पर यह वो लेटर्स नहीं है जो कि मैं जानता हूँ। तो नैनो कहता है, ये सिंप्लीफाइड चाइनीज है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज से पढ़ने में इजी होता है। चियोन पूछता है कि तो इन्हें कैसे बनाए गए हैं? तो नैनो कहता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम लॉक है। इसलिए चियोन नैनो को क्या लिखा है ट्रांसलेट करने कहता है, जो करने के बाद नैनो कहता है कि इसमें लिखा है, उसे टारगेट करना एक गलती थी, वो इंडियड डिमनी कल्ट का एंसेस्टर है। मेरे लालच ने ही सब कुछ तबाह कर दिया, मुझे मेरे प्लान के साथ ही स्टिक करना चाहिए था। चियोन सोचने लगता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। मैंने सुना था कि ग्रैंडमा गेम एक ह्यूमन बॉडी मैप ढूंढ रही थी, जिससे कि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट बॉडी क्रिएट किया जा सकता है, पर यह तो एक जर्नल की तरह दिख रहा है। और इससे भी ज्यादा डिमनी कल्ट का एंसेस्टर, क्या ये मेरे एंसेस्टर हेवनली डीमन की बात हो रही है? अगर वो हेवनली डीमन को टारगेट करने के बाद सक्सेड नहीं हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि खाई में मुझे जो एक्सट्रीम ब्लेड डिवाइन आर्ट के ब्लेड ट्रेसेस मिले थे, क्या जिसने ये बुक छोड़ी है और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट बॉडी को क्रिएट किया है, वो सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल का एंसेस्टर ब्लेड गॉड है? क्योंकि ग्रैंडमा गेम को ये बुक मिली थी किसी डील के अंदर। मुझे इसके बारे में और भी पता चल पाता अगर इसके पीछे के पेजेस जले हुए नहीं होते। चियोन फिर कहता है कि अभी मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, तो प्लीज इस ग्रैंडमा गेम को वापस कर दो और चलो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियोन और उसकी टीम यहाँ से जा रही होती है। ग्रैंडमा गेम कहती है कि सर, इस ओल्ड लेडी की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। तो चियोन कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए। ग्रैंडमा गेम फिर नील डाउन कर कहती है कि मेरे बेशर्मी के लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर क्या आप मुझे एक और फेवर कर सकते हैं? इस ओल्ड लेडी की पोती येलो रिवर में क्रूड पायरेट्स के कब्जे में है। उसे किडनैप हुए 1 साल हो चुके हैं और मैं अभी तक कुछ भी कर नहीं पाई हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे पोती को बचाने में। चियोन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल होगा। डानुआ कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत समय खर्च कर दिया है, तो अगर हम लोग अभी उनके पीछे जाएंगे तो हम लोग खुद ही खुद को खतरे में डालेंगे। एल्डर योन भी कहती है कि आपकी सिचुएशन के लिए मुझे बुरा लग रहा है, पर हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। और फिर वो जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा गेम उनके सामने आ जाती है और कहती है कि अगर आप मेरे पोती को बचाते हैं तो मैं मरते दम तक आपको ही सर्व करूंगी। ये सुनकर चियोन सोचने लगता है कि डिवाइन डॉक्टर का कसम खाकर हमारे साथ होना हमारे कल्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। चियोन फिर उन्हें अपनी की से खड़ा करता है और कहता है कि आशा करता हूँ कि आप अपनी बात को रखेंगी। और इससे ग्रैंडमा गेम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर डानवा योबोंग को कहता है कि जैसा कि तुम चाहते थे, हम लोग 18 बैंडिट स्ट्रॉन्ग होल्ड में से किसी एक में जा रहे हैं। ये सुनकर योबोंग को याद आता है कि इस येलो रिवर में पायरेट्स भी हैं जिन्हें मार्शल आर्ट्स आती है और उन्हें 18 बैंडिट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहा जाता है। पर डानवा कहता है कि पायरेट्स नॉर्मली बड़े बड़े मर्चेंट शिप को टारगेट करते हैं, ना कि हमारे जैसे छोटे फेरीज को। यहाँ पर ग्रैंडमा गेम कहती है कि अभी सोचने पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला आपका नाम जानने का, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो चियोन उन्हें अपना नाम बताता है। ग्रैंडमा गेम सोचने लगती है कि चियोन, ऐसा लगता है कि मैंने यह नाम पहले भी कहीं पर सुना है। और उन्हें याद आ जाता है कि यह तो डिमनी कल्ट का नया लीडर है। और वो मन में कहती है कि क्या इसका मतलब मैं अभी अभी डिमनी कल्ट के लीडर की सबोर्डिनेट बनने की कसम खाई है। इसके बाद सीन कट होता है जब सब लोग निकल चुके थे। चियोन पूछता है कि डानहुआ, क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ पर है? डानहुआ कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे भी नहीं पता है। चियोन सोचने लगता है कि अभी हम लोग क्या करेंगे। सारे के सारे 18 स्ट्रॉन्ग होल्ड को तो सर्च कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। डानहुआ तभी कहता है कि लॉर्ड, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है, पर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि 18 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के सिचुएशन के बारे में बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि सर, अगर हम 3 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो हम लोग एबंडेंस स्वॉर्ड वैली पहुंच जाएंगे। तभी उनका जो कमांडर है वो अचानक ही रुक जाता है। तो दूसरा आदमी पूछता है कि सर, क्या कुछ हुआ? तो कमांडर कहता है कि यह बहुत ही कम है, पर मैं ब्लड को स्मेल कर सकता हूँ, चलो उसी तरफ ही जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद उन्हें बहुत से स्वॉर्ड के निशान देखने को मिलते हैं।
और स्वॉर्ड के ड्रेसेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स के बीच में एक फाइट हुई है। फिर वो आदमी कहता है कि सर, यहाँ की मिट्टी थोड़ी अजीब लग रही है। और फिर उस जगह की खुदाई की जाती है जिसमें से कटे हुए हाथ और पैर बाहर निकलते हैं। और ड्रेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह वुडेंग सेट का ही कोई है। लीडर फिर कहता है कि यह तो वुडेंग सेट का बेस्ट स्वॉर्ड ह्यून है, जल्दी से जल्दी आसपास के जगह को अच्छे से सर्च करो। कमांडर सोचने लगता है कि यह सोच पाना कि ह्यून के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जो कि 9 हेजिमोन्स में से एक है, कुछ तो जरूर हुआ है। हमें जल्दी से जल्दी एबंडेंस स्वॉर्ड वैली जाना पड़ेगा। फिर वो आदमी कहता है कि सर, यहाँ पर एक मार्क है और कोई डाउट ही नहीं है कि यह मार्क हमारे हेवनली एसोसिएशन का ही है। फिर उस आदमी को पेड़ के ऊपर से एक बुक मिलती है जिसे कि वहां पर छुपा के रखा गया था। कमांडर ये देखते हुए सोच रहा था तो वुडेंग के बेस्ट स्वॉर्ड इस चीज को अपनी जान देकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। ग्रैंड आर्ट जो कि बॉडी के लिमिट को पूरी एक्सट्रीम लेवल पर पुश करती है। हमें बताया जाता है कि नॉर्थ में ऑर्थोडॉक्स सेट का मुरिम अलायंस, वेस्ट में अनऑर्थोडॉक्स सेट का फेडरेशन और साउथ में डिमोनिक कल्ट। मुरिम कई सौ सालों से इन 3 ग्रेट फोर्सेस में ही बटा हुआ है और इनके बॉर्डर एरियाज में हमेशा ब्लडी बैटल चलता रहता है। पर इन बैटल फील्ड्स के बीच में भी एक शांत जगह है, एक अकेला न्यूट्रल प्लेस जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं है। पर इसके चारों तरफ हमेशा ही 3 फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और ये जगह है मोजिंग सिटी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मोजिंग सिटी पीसफुल है। ये बस ऐसा है कि कोई भी अपना पहला चाल चलना नहीं चाहता ताकि गलती से भी उसका बैलेंस बिगड़ ना जाए। इसके बाद हम च्योन और उसके टीम को मोजिंग सिटी में देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुके थे ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड की जानकारी लेने। ह्योबोंग एक आदमी को देखकर कहता है कि वो आदमी शायद अनऑर्थोडॉक्स सेट का कोई मेंबर होगा, उसके चेहरे के निशानों को तो देखो। तो बाइक कहता है कि चुप रहो और किसी का अटेंशन अपने ऊपर मत खींचो। बाइक मन में कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा बात करता है। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि यहाँ पर मून नहीं है, नहीं तो दोनों मिलकर मेरा सर पका चुके होते। ह्योबोंग फिर बाइक को कान में कहने लगता है कि बाय द वे मून, सांगवा और ग्रैंडमा गेम हुबेई सेफली पहुंच गए होंगे ना, पर जबकि एल्डोरियन उनके साथ है मुझे नहीं लगता है कि हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। डानवा फिर कहता है कि लॉर्ड, हमें बस वहां पर जाना है। चियोन कहता है कि क्या उस एले में से जाना पड़ेगा और उस एले में एंटर करते ही खूबसूरत लड़कियां उन्हें बुलाने लगती है और तुम समझ पा रहे होगे कि आखिर वो लड़कियां कौन है और वो क्यों बुला रही है। और ये देखकर तो ह्योबोंग बाइक के कान में कहने लगता है कि तुमने वो देखा, उन लोगों ने तो अपने ब्रेस्ट को बस थोड़ा सा ही कवर किया है। बाइक कहता है कि ह्योबोंग प्लीज चुप रहो और वो आगे जाने लगता है। ह्योबोंग कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मून या फिर गोवांग होते तो वो जरूर मेरी बातें सुनते। उसके बाद वो सभी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ये जगह टावर पेविलियन। एंटर करने के बाद च्योन सोच रहा था कि यहाँ पर तो चारों तरफ बस वेश्यां ही भरी हुई है, तो क्या सच में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेंट भी होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर देखूं। मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ मुझे बस वेश्यां ही दिखाई दे रही है और ये तो एले में जितनी थी उससे भी बहुत ज्यादा है। तभी दो लड़कियां आकर बाइक और उसका हाथ पकड़ती है जिससे कि ह्योबोंग तो पूरा पत्थर का बन गया था। डानवा फिर कहता है कि मुझे एक टेबल चाहिए जिसमें कि 3 ग्लास हो और एक लड़की उन्हें लेकर 3rd फ्लोर में जाती है। चियोन सोच रहा था कि ये तो 1st एंड 2nd फ्लोर से पूरा ही अलग है, यहाँ पर बस मुरिम के मार्शल आर्ट से भरे हुए हैं। वेटर कहता है कि जब भी आपको ऑर्डर देना हो तो मुझे बुला लेना। डानवा और चियोन पे टेलीपैथी की मदद से बातें करना शुरू करते हैं। डानवा कहता है कि लॉर्ड, यह है डार्क क्लान जो कि मोजिंग सिटी में इंफॉर्मेशन सेल करती है। ये ऑर्थोडॉक्स के बेगर सेक्ट और अनऑर्थोडॉक्स के लोअर सेक्ट जैसा है और जबकि ये जगह न्यूट्रल प्लेस है, बस हम ही नहीं ऑर्थोडॉक्स सेक्ट भी अपने ब्रांच या फिर इंफॉर्मेशन ग्रुप यहाँ पर भेज नहीं सकती है और ये जगह इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से करती है और वो भी पूरी फैक्ट बेस्ड। और ये 3 कप रिप्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन के लेवल को। रेड कप का मतलब है लो लेवल, ब्लू का मतलब है मीडियम एंड व्हाइट का मतलब है हाई। चियोन पूछता है कि तो हम लोगों को किस लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डानवा कहता है कि मुझे लगता है हमें मीडियम लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए और फिर डानवा वेटर को बुलाकर पूरी बातें बताता है। वेटर कहता है कि प्लीज थोड़ा रुकिए और फिर कुछ देर बाद वेटर आकर कहता है कि कस्टमर्स, क्या आप लोग ऊपर चलेंगे, हमारे लीडर आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। डानवा ये बात सुनकर शौक होता है और चियोन को टेलीपैथी की मदद से कहता है कि मुझे जितना पता है टॉप फ्लोर में बस उन्हीं को ही बुलाया जाता है जो कि हाई लेवल की इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। चियोन कहता है कि जबकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चलो चलते हैं।
जियोन मन में सोच रहा होता है कि मेरी की सेंसस बता रही है कि वो आदमी डेंजरस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेटर फिर उन लोगों को लेकर लीडर के पास जाता है। लीडर कहता है कि आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, जबकि आप लोग मेरे गेस्ट हैं। मैंने ही उसे कहा था आप लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। मैं हूँ टावर पेविलियन का लीडर और मेरा नाम है मैनहू। डानहुआ कहता है कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि टावर पेविलियन के लीडर से भी मिल पाएंगे। आपसे मिलकर हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई है, पर आपने हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने तो बस मीडियम लेवल की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी थी। मैनहू कहता है कि माफ करना, पर वह रिक्वेस्ट हाई लेवल की थी। पर नहीं, मुझे कहना चाहिए कि ये बहुत ही अस्पष्ट है। डानहुआ कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैनहू कहता है कि बस कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें एज ए इंफॉर्मेशन ग्रुप सपोर्ट करती है और ये उन्हीं में से ही एक का टोकन है। क्या तुम इसे देखकर पहचान नहीं पा रहे? ह्योबोंग कहता है ये तो 18 बैंडी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है। मैनहू कहता है वाओ, इस यंग वॉरियर की आंखें तो बहुत ही शार्प हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को सेल नहीं करेंगे, तो तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर तुम लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम्हारा कोई भी गलत मोटिव नहीं है ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोकेशन को ढूंढने का, और तुम लोग हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए पेमेंट करते हो, तो मैं तुम्हें जरूर उनके बारे में बताऊंगा। ह्योबोंग फिर सेंस करके कहता है कि हम लोग यहाँ पर पूरे घिर चुके हैं। यहाँ पर अभी लगभग 30 से भी ज्यादा लोग हैं। मैनो फिर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग रिसेंटली 100,000 ग्रेट माउंटेन से वापस आए हो। क्या मैंने सही कहा? डिमनी कल्ट के नॉर्दर्न ब्रांच के लीडर सर डानहुआ। पर मैं इस यंग लड़के की आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, और जबकि तुम लोग इसे बहुत ही सम्मान से एड्रेस कर रहे हो, ऐसा लगता है कि यह डानहुआ का ही किसी लेवल का होगा। पर इसे बाइक और ह्योबोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैनहो कहता है कि क्या तुम लोगों को जानकारी नहीं चाहिए? मैं तुम्हें बस उसके प्राइस बता रहा हूँ। मैनहो फिर सोचने लगता है कि लड़का जरूर डिमनी कल्ट में किसी हाई पोजीशन पर होगा, तो ऑफकोर्स उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी उसकी जानकारी देने के अलावा, और उनका कोई जरूरी रीजन भी होगा जिसकी वजह से वो ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जियोन तभी कहता है कि अगर तुम इस जगह के लीडर हो तो तुम्हें जरूर पता होगा, और वो अपने की का यूज करके एक आदमी का गला दबाने लगता है जो कि वहीं पर पीछे खड़ा था। मैनहो कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है? तो जियोन कहता है कि मैं एक सबॉर्डिनेट के साथ बात करना नहीं चाहता। वो आदमी कहता है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जियोन कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर टावर पेविलियन का लीडर एक एस्कॉर्ट बनने का नाटक क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर जो डुप्लीकेट लीडर था मैनो, वो सोच रहा था कि मुझे लगा था कि वो एक यंग मास्टर है, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक मास्टर है जिसके पास टेलीकाइनेसिस के पावर है, और वो डेफिनेटली डिमनी कल्ट का लीडर है। यहाँ डानहुआ भी हैरान हुआ था ये जानकर के जियोन ने जिसे पकड़ा हुआ है वो लीडर है। मैनो कहता है क्या वो लीडर है? आखिर तुम क्या देखकर ये सब कुछ कह रहे हो? वो तो बस मेरा एस्कॉर्ट वॉरियर है। जियोन कहता है एस्कॉर्ट वॉरियर? हाँ, ये बहुत ही फनी है क्योंकि एक एस्कॉर्ट वॉरियर को पकड़ा देख सभी लोग पूरे तैयार हो चुके हैं और मैं उनसे किलिंग इंटेंट को सेंस कर सकता हूँ। पर अगर कभी भी किसी एस्कॉर्ट वॉरियर को पकड़ा जाता है, जेन्युइनली कोई भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। तो मैनो लीडर को टेलीपैथी की मदद से कहता है कि सर अभी हम लोग क्या करेंगे? लीडर सोच रहा होता है कि यह तो एक मॉन्स्टर है, मैं तो अपनी एक उंगली को भी हिला नहीं पा रहा। अगर इसने यहाँ पर अपनी थोड़ी सी भी पावर लगा दी तो मेरी गर्दन टूट जाएगी और मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, मुझे बस उसे माफी मांगकर उसे पीछे भेजना होगा। और वह बहुत ही मुश्किल से कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे। पर इतने में उसके जो गार्ड्स थे वो आपस में बातें करने लगते हैं कि प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, ये तो लीडर का सिग्नल है। और सभी गार्ड्स एक साथ ही हमला कर देते हैं, जो कि ना ही लीडर चाह रहा था और ना ही मैन हो। उनमें से जब कोई डानवा पर हमला करता है, डानवा बस एक उंगली से ही उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जो देख गार्ड बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। डानवा मन में कहता है कि ये तो ज्यादा से ज्यादा एक सेकंड रेट वॉरियर है, इनके बात भी करना बेकार है। और यहाँ पर ह्योबोंग भी उन्हें पकड़ पकड़ कर धो रहा था, इसलिए वो सभी मिलकर ह्योबोंग पर हमला करते हैं, जिन्हें कि ह्योबोंग बस किक मार के ही खत्म कर देता है। और वहीं पर बाइक भी उन्हें बहुत ही इजीली संभाल रहा था। और उसके बाद उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, ये तो बहुत ही कमजोर है। वहीं पर ह्योबोंग के स्वॉर्ड की को देखकर उनके फटी पड़ी थी। ह्योबोंग कहता है कि क्या तुम अब भी कंटिन्यू करना चाहोगे? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही इस टीम का सबसे कमजोर मेंबर हूँ। ह्योबोंग फिर मन ही मन कहने लगता है कि मैंने उन स्वॉर्ड मार्क्स को देखकर अपने एनलाइटमेंट को हासिल करी है, जिसे कि एंसेस्टर ने एबंडन वैली में छोड़ी थी।
दूसरे शब्दों में मैं फाइनली मास्टर मार्शल पावरेस पहुंच गया हूँ, तो अभी मैं शायद ठीक ठाक ताकतवर हो गया हूँ। और ये देख सभी गार्ड्स सरेंडर कर देते हैं। लीडर कहता है मेरा परिचय छुपाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही रियल पेविलियन लीडर हूँ, डू ह्यून। मैनहो भी कहता है कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ और मुझे भी प्लीज माफ कर दीजिए। जॉन फिर कहता है कि तुमने कहा था 18 बैंडी स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हें स्पॉन्सर करती है, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि तुम लोग उन्हीं के ही आदमी हो? डू ह्यून कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम उन लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों का ही फायदा होता है। फैक्ट यह है कि वो अपना स्पॉन्सरशिप देते हैं। तभी बाइक पीछे से डूयून का सर पटक देता है और कहता है कि अपने शब्दों के साथ खेलना बंद करो, और वो भी हमारे लॉर्ड के सामने। जॉन फिर कहता है चलो मैं पॉइंट पर आता हूँ, आखिर ये ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन कहाँ पर है? मैनू टेलीपैथी की मदद से कहने लगता है कि सर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग उन्हें गेस्ट रूम में भेज दें? नहीं तो इस रेट में तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। डूयून कहता है कि नहीं, क्या तुम्हें ये लोग ऐसे लगते हैं कि तुम बस कहोगे और वो चले जाएंगे? ये लोग बड़े ही खतरनाक है, पर अगर हम लोग इन्हें अच्छे से कहेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे। और जियोन जो कि ये सब कुछ नैनो की मदद से सुन रहा था, सोचने लगता है गेस्ट रूम, उसमें जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे कि ये लोग डरते हैं। डूयून फिर कहता है ग्रेट वॉरियर, क्या आप अभी के लिए थोड़ा वापस जा सकते हैं? जियोन कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो डूयून कहता है कि बात ऐसी है कि अभी येलो रिवर के 3 घोस्ट आए हुए हैं। येलो रिवर के 3 घोस्ट 18 बैंडी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में से एक नॉर्थ वाइंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के एग्जीक्यूटिव से। र्यूमर ऐसी है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि बड़े बड़े शिप को लूटते हैं, आदमियों को ब्रूटली मारते हैं और औरतों को अगवा करते हैं। इवन तो गवर्नमेंट ने उनके सर पे इनाम रखा है, पर वो फिर भी शहर में बिना किसी डर के घूमते रहते हैं, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है। डानुआ आगे कहता है कि बस इतना ही नहीं, उनका अंकल गैल मोजेम येलो रिवर ग्रुप का लीडर है। जियोन सोचने लगता है गैल मोजेम, मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है। वो 9 हेजिमोन्स में से एक है और अनऑर्थोडॉक्स सेट्स के फेडरेशन का 8 एग्जीक्यूटिव्स में से एक है, और उसके रैंक भी एक एब्सोल्यूट मास्टर की है। एक बहुत ही क्रूर आदमी, पर अपने सिबलिंग्स और अपने फैमिली की बहुत ही ज्यादा केयर करता है। एक बार पास्ट में जब नॉर्थ वन स्ट्रॉन्गहोल्ड के बोर्ड पर हमला हो गया था, जिसमें कि येलो रिवर के 3 घोस्ट सफर कर रहे थे, और ये खबर मिलते ही येलो रिवर का लीडर गैल मोजेम पहले उन कल्प्रिट्स को मारता है और फिर उनके 9 पीढ़ियों को मार के खत्म कर देता है। मैंने सुना है कि उसकी वजह से गवर्नमेंट भी अपनी आंखें बंद कर देती है, ये देखते हुए भी कि येलो रिवर के लोग हर जगह पर दंगा फसाद करते रहते हैं। जियोन कहता है तो उन बास्टर्स के पास काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। डोयून फिर टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहता है कि ग्रेट वॉरियर, हमें जो स्पॉन्सर करता है वो है नॉर्थ विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड। हमें प्रोटेक्शन देने के बदले हम लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मेरे लोगों में भी येलो रिवर के 3 घोस्ट ने अपने जासूस डाल रखे हैं। आपके लिए तो बस आप इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, पर ये चीज हमारे फैमिली की जिंदगी और डार्कलैंड का भाग्य डिसाइड करेगा। मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, पर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको वो नहीं दे सकता। सर प्लीज हम पर दया कीजिए। और वो सोचने लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग डिमोनिक कल्ट में कितने ही बड़े पोजीशन पर क्यों ना हो, वो कभी येलो रिवर के 3 घोस्ट से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। जियोन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे सिचुएशन में हो। क्या वो येलो रिवर के 3 घोस्ट यहीं पर नीचे है? तो डूयून बहुत ही खुश होकर कहने लगता है कि हाँ वो अभी नीचे ही है, वो 2nd फ्लोर के रिसेप्शन में बैठे हुए हैं, और हमारे बात को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जियोन तभी कहता है कि क्या तुम लोगों ने ये सुना, ह्योबोंग और बाइक 2nd फ्लोर में जाओ और येलो रिवर के 3 घोस्ट को यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ। और दोनों जल्दी से काम को पूरा करने निकलते हैं। डूयून कहता है सर, पर आपने कहा था कि आप समझेंगे। जियोन कहता है मैंने कहा था, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी ऐसा कुछ कहा था। डूयून कहता है कि आखिर आप क्या करने का सोच रहे हैं। जियोन तभी दूर से खड़े खड़े एक गार्ड को मार देता है, जो देखकर गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जियोन ने इतने दूर से ऐसा कैसे कुछ कर दिया, और उन्हें लगने लगता है कि कहीं वही तो नहीं जो कि 3 घोस्ट के बदले मरेंगे, और वो जल्दी से यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगते हैं। और जियोन तभी और 2 लोगों को भी मार देता है और कहता है कि यही थे जो कि येलो रिवर के लिए स्पाइंग करते थे। डूयून सोच रहा होता है कि क्या इन दोनों को येलो रिवर ने यहाँ पर भेजा था? हमें पूरा 1 महीने लगा था बस नॉर्थ विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड के स्पाइस होने का पता लगाने में, पर इसने तो इन्हें बस 1 ही सेकंड में ढूंढ लिया। तभी बाइक और ह्योबोंग लौट आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड, हमने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। और वो 3 घोस्ट को यहाँ पर लाए थे, जो देख डूयून और मैनो पूरे हैरान हो गए थे। डूयून टेलीपैथी की मदद से कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने डेफिनेटली कहा था कि डार्कलैंड का भाग्य इस पर डिपेंड करता है,
तो जियोन कहता है आखिर डार्क क्लान का क्या होता है, इससे मुझे क्या ये चीज तुम लोगों को बैठकर डिसाइड नहीं करनी चाहिए। डोईहुन मन में कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। यह कोई ऐसा नहीं जो कि दूसरों के बातों के मुताबिक चलता है। अभी ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। हमने इतने सालों में जो कुछ बनाया है ये सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो सकता है। ये सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो सकता है। चियोन फिर थ्री घोस्ट के पास जाकर एक का सर उठाता है तो वो आदमी चियोन को गाली देने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है, मेरे प्रेशर पॉइंट्स को अभी क्या भी रिलीज करो। तभी ह्योबोंग उसका सर पे मारते हुए कहता है कि आखिर तुम किसे गाली दे रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। चियोन फिर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम कौन हो, मैं बस तुम लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो अपने सर को हवा में उड़ते हुए देखने के लिए तैयार रहना। वो आदमी कहता है कि क्या तुम हमें मारने की धमकी दे रहे हो, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम हमारे अंकल को नहीं जानते हो, और है तुम दोनों आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम इन हरामियों को ये सब कुछ करने दोगे। चियोन तभी कहता है कि इसकी गर्दन उड़ा दो, और फिर उस आदमी का सर काटकर उसे मार दिया जाता है। चियोन कहता है कि अगर तुम बकवास करोगे तो तुम मरोगे। दूसरा आदमी मन में कहने लगता है कि तो वो पूरा सीरियस है, तो हम दोनों भी यहाँ पर मर सकते हैं। चियोन फिर पूछता है कि चलो बताओ आखिर ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड कहाँ पर है। अब वो आदमी सोचने लगता है कि क्या ये बास्टर्स ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड के ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गैल मोगा 18 बैंडेड स्ट्रॉन्गहोल्ड्स का एल्डर अपने कलीग्स को धोखा दूंगा। अगर मैं ऐसा कुछ भी कहता हूँ तो वो मुझे मार देगा। और फिर वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से येलो रिवर से होते हुए 50 किलोमीटर ईस्ट में जाते हो तो तुम्हें एक जगह माउंट डुवेन मिलेगी, और ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड वहीं पर एक रिवर के सामने है। और चियोन ये बात डुईहुन को देखकर कंफर्म भी कर लेता है। चियोन सोचता है कि तो अब डार्क क्लान को प्रेशराइज करने का कोई भी रीजन नहीं बचा है। तभी वो आदमी कहता है कि अभी मुझे जाने दो, तुम जो भी जानना चाहते थे मैंने तुम्हें वो बात बता दी है। तो चियोन कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है। आखिर मैंने कब ऐसा कहा कि मैं तुम लोगों के जान बख्श दूंगा, इन दोनों को भी यहाँ पर मार दो। चियोन बचे हुए येलो रिवर के तो घोस्ट को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिससे कि वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया था, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका सर कलम कर दिया जाता है। जो देख तीसरा जो बचा हुआ था वो थर थर कांप रहा था, और फिर डानुआ उसे भी मार देता है। और अब डार्क क्लान के लोग ये देखकर सोच रहे थे कि तो यह है डीमनी कल्ट। वो कहते हैं कि डीमनी कल्ट के मेंबर्स अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से भी ज्यादा क्रूएल हैं। वो सच में ही पूरे मर्सीलेस हैं। वहीं पर मैनो सोच रहा था कि जबकि उसे जो जानकारी चाहिए थी उसे मिल चुकी है और वो लोग भी अभी मर चुके हैं, तो क्या अब हमारी बारी है। तभी चियोन अपनी टीम के साथ जाने लगता है। डुईहुन कहता है कि प्लीज एक सेकंड रुकिए ग्रेट वॉरियर, आखिर आप हम लोगों को जिंदा क्यों रख रहे हैं। चियोन कहता है क्या तुमने खुद नहीं बताया कि आखिर येलो रिवर के घोस्ट कहाँ पर है, तो जबकि हम लोग एक ही साइड पर हैं मैं तुम्हारी जान को छोड़ सकता हूँ। डुईहुन कहता है कि आखिर ये क्या नॉनसेंस है। तो चियोन कहता है जबकि मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, मुझे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैनो टेलीपैथी के मदद से कहने लगता है कि अगर यहाँ पर अभी स्पाई होते तो वो लोग हमें ही गलत समझते। अगर हम लोग ये कह दें कि सब कुछ डीमनी कल्ट का काम है तो शायद लोग हमें दोषी नहीं ठहराएंगे। पर तभी चियोन जाने से पहले कहता है कि बाय द वे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा। तुम लोगों के बीच में अभी भी एक स्पाई बचा हुआ है। और ये सुनकर तो वहां पर हड़कंप मच जाता है और डुईहुन कहता है कि कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। फिर वहां से बाहर आने के बाद ह्योबोंग कहता है कि आप तो इनक्रेडिबल हैं लॉर्ड, आखिर आपको बचे हुए स्पाई के बारे में कैसे पता चला। तो चियोन कहता है कि यह बस एक झूठ था, वहां पर कोई भी स्पाई बचा नहीं है। डानहुआ कहता है कि ये तो सक्सेसिव स्ट्रेटेजी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक के बाद एक स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है और भी डार्क क्लान और उनका लीडर हमेशा डर में रहेंगे और कभी एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि आखिर स्पाई कहाँ पर है, जबकि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। चियोन कहता है कि जबकि वो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमें ग्रैंडमा गेम के पोती को ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड से बचाकर वापस लाना है। जिसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जो कि रिवर के साइड से आगे बढ़ रहे होते हैं, जो आगे जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। डानहुआ कहता है कि माउंट डोवेन जरूर इस छोटे से रिवर के साइड पर ही होगा, तो हमें इस तरफ ही जाना चाहिए और उन्हें आगे जाकर ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल भी जाती है। ह्योबोंग कहता है कि इतने बड़े माउंटेन को क्रॉस करने के बाद हमें बस ये देखने को ही मिला है, शायद इसी वजह से उन्हें ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल था। चियोन तभी नोटिस करता है कि वहां पर बहुत से वॉच टावर्स हैं,
डानहुआ कहता है कि अगर हम लोग लापरवाही से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो जितने चौकन्ने हैं लगता नहीं कि वो कोई आम बैंडिट्स है। चियोन फिर ये भी देखता है कि वहाँ पर जो बोट है वो बहुत ही बड़ा है। डानहुआ तभी कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे उनके बारे में जितना पता है, उनके पास जो बोट्स थी वो इतनी छोटी तो नहीं थी पर इतनी बड़ी भी नहीं थी, और क्योंकि वो बैंडिट्स है उनका फोकस हमेशा स्पीड पर होना चाहिए। ह्योबोंग तभी कहता है कि डानहुआ वहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है कि वो बैंडिट्स लगेज को शिप पर लोड कर रहे हैं और कुछ लोग उस घर को भी डिसमेंटल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड अपना बेस को शिफ्ट कर रहे हैं। चियोन कहता है कि मैंने सुना था कि बैंडिट्स कुछ ही महीनों में अपने बेस को शिफ्ट करते हैं, पर ऐसा कुछ अभी होना। डानहुआ कहता है लॉर्ड, हो सकता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी हो। अगर हम इस मौके का अच्छे से फायदा उठाते हैं तो हम ग्रैंडमा गेम के पोते को ज्यादा मुश्किलों के बिना ला सकते हैं। चियोन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले उनके सिचुएशन को अच्छे से देखना होगा। बाइक, क्या तुम उन्हें बिना कोई शोर के कैप्चर कर सकते हो? बाइक कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और बाइक निकल जाता है। पर उसके निकल जाने के बाद चियोन नोटिस करता है कि वहां पर और भी बैंडिट्स आ रहे हैं, जो कि बाइक ने नोटिस नहीं किया था, और वो जाकर पहले वालों को डाउन कर देता है। पर उसकी नजर तभी बाकी दो पर पड़ती है, जो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। पर तभी ह्योबोंग और डानहुआ आकर उन्हें संभाल लेते हैं, और ह्योबोंग कहता है कि लॉर्ड ने उन्हें आते हुए देख लिया था और उन्होंने हमें यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद करने को कहा। तुम जरूर उन्हें देखकर घबरा गए होगे, है ना? डानहुआ फिर जिसे उसने पकड़ा था उसके गले पर ब्लेड रखकर कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी शोर करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम समझ गए तो अपना सर हिलाना। ऐसा लगता है कि ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्गहोल्ड आज यहाँ से निकल रही है, पर आज ही क्यों? वो आदमी कहता है कि हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारा बेस एक्सपोज हो गया है। चियोन तो सोच रहा था कि हम लोग तो यहाँ पर येलो रिवर के 3 घोस्ट को मारने के बाद आए हैं, तो आखिर उन्हें यह बात कैसे पता चली? डानहुआ पूछता है कि आखिर तुम लोगों को कैसे पता कि तुम एक्सपोज हो गए हो? वो आदमी कहता है कि सर मैं बस एक वॉचर हूँ, मुझे सच में इसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है। डानहुआ फिर पूछता है कि तुम लोगों ने डिवाइन डॉक्टर के पोती को कहाँ पर रखा है? वो आदमी कहता है कि क्या डिवाइन डॉक्टर की पोती? डानहुआ कहता है कि बिल्कुल भी यहाँ पर फनी बनने की कोशिश मत करो। तो वो आदमी कहता है कि सच में मैं ऐसा कुछ पहली बार सुन रहा हूँ, और डिवाइन डॉक्टर के पोती को तो छोड़ो, हम लोगों ने यहाँ पर किसी को भी कस्टडी में नहीं रखा है। ये सुनकर चियोन सोचने लगता है कि यह बात तो अजीब है। यह हो ही नहीं सकता है कि ह्यून जिसने ट्रू सीरम को लिया था वो कभी झूठ बोलेगा। चियोन फिर पूछता है कि क्या तुम किसी लड़की को जानते हो जिसका नाम कैम मियांग है और वो मस्क्यूलर है और उसके नाक पर एक पिल भी है? वो आदमी कहता है कि एक हट्टी कट्टी लड़की, ऐसी एक लड़की तो वाइस लीडर के पास है, कहीं आप उसी की तो बात नहीं कर रहे? बाइक और ह्योबोंग सोच रहे होते हैं कि अगर ग्रैंडमा गेम को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। चियोन फिर पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है? वो आदमी कहता है कि अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं तो वो आपको बोट पर मिलेगी। चियोन पूछता है कि क्या तुम उस बड़े से बोट की बात कर रहे हो? वो आदमी कहता है कि नहीं, सभी बड़े लोग रिवर में जो छोटी छोटी बोट्स है उसमें है। चियोन सोचने लगता है कि अच्छा, तो वो उन्हीं में से ही किसी बोट पर होगी। चियोन कहता है अच्छा, तो वो उन्हीं शिप में से किसी एक में होगी। उसके बाद रात को एक आदमी सबको कह रहा था हमें कल जल्दी उठकर बचे हुए लगेज को शिप में लोड करना है, तो इसीलिए तुम लोग सभी आज जल्दी जाकर सो जाओ। और ये सुनकर बाकी के सभी खुशी के मारे चिल्लाते हैं। वो आदमी कहता है बेवकूफो, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर अभी सो रहे हैं। ठीक है मैं समझ गया, अभी अपने अपने लॉजिंग में जाकर सो जाओ। तब हम डानहुआ और बाइक को देखते हैं जो कि वहीं पर कहीं छुपे हुए हैं। डानहुआ कहता है हमें इस जगह पर आए हुए कितने समय हो चुके हैं? तो बाइक कहता है ऐसा लगता है कि 4 घंटे हो चुके हैं। तब डानहुआ कहता है कि अभी जगह शांत हो गई है और मैं किसी की भी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि हम लोग अभी बाहर जा सकते हैं। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो दोनों टेलीपैथी की मदद से बात कर रहे होते हैं। डानहुआ कहता है मैंने सुना है कि वॉच टावर के वॉचर्स 1 से लेकर 3 के बीच में अपनी शिफ्ट को चेंज करते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तब डानहुआ कहता है हमारे लॉर्ड और ह्योबोंग ने कहा है कि वो फेरी लेकर यहाँ पर 11 से 1 के बीच पहुँच जाएंगे। बाइक कहता है कि हाँ, इसी वजह से हमें उनके आने से पहले ग्रैंडमा गेम के पोती को वापस लाना होगा। यही वो फ्लैग है, वाइस लीडर जरूर इसी शिप में ही होगा। पर वो दोनों देखते हैं कि बाहर ही 2 गार्ड खड़े हुए हैं। बाइक कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास उन दोनों को डाउन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो डानहुआ कहता है कि मैं जब सिग्नल दूंगा तब हमला करना, मैं बाएं वाले को देख लूंगा और तुम दूसरे को संभाल लेना। और फिर दोनों एक साथ ही गार्ड्स को डाउन कर देते हैं। बाइक कहता है मैं बाहरी नजर रखता हूँ,
आप ही अंदर जाइए। डानवा फिर धीरे से अंदर आता है और वो देखता है कि मियांग वाइस लीडर के साथ ही सोई हुई है। डानवा मियांग को देखकर सोच रहा था, ये तो बिल्कुल ग्रैंडमा गेम की तरह दिखती है, और उसके अपर बॉडी मसल्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो सांगवा से भी ज्यादा बड़ी है। तब मियांग की नींद खुल जाती है, पर डानवा उसके मुंह पर हाथ रखकर टेलीपैथी की मदद से कहता है कि प्लीज आप शांत रहिए लेडी मियांग, मैं यहाँ पर ग्रैंडमा गेम के कहने पर आया हूँ। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रैंडमा गेम ने हमसे मदद मांगी है, तो क्या आप चुपचाप हमारे साथ चल सकती हैं? आप उस आदमी की चिंता मत कीजिए, मैंने उसके एक्यू पॉइंट्स को हिट करके उसे बेहोश कर दिया है। डानवा फिर मियांग को लेकर बाहर आता है और कहता है कि ये मेरा साथी है बाइक, और बाइक लेडी मियांग को बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती है, तो तुम्हें उन्हें अपने पीठ पर कैरी करना होगा। बाइक सोच रहा था, पता नहीं ऐसे सिचुएशन में मैं ही कैसे आगे आ जाता हूँ, पर जब तीनों जा रहे होते हैं उन्हें घेर लिया जाता है। डानवा सोच रहा था, पर कैसे, मैंने तो किसी को भी कुछ भी सेंस नहीं किया था। तब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर बोक होसियोन आकर कहते हैं कि जैसा कि सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही गया जैसा कि तुमने कहा था लॉर्ड ऑफ मैन। लॉर्ड ऑफ मैन एक्चुअली इस आदमी का टाइटल है। आगे होसियोन कहते हैं, मैं कभी भी तुम्हारे इंटेलिजेंस के सामने टिक ही नहीं पाता, पर किसने सोचा था ये लोग वाइस लीडर के वाइफ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये बात सुनकर डानवा और बाइक बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे। अभी अभी उसने ये क्या कहा, उस आदमी की वाइफ? तब मियांग बाइक को स्टेप कर देती है, जिस वजह से बाइक को उसे छोड़ना पड़ता है। बाइक सोच रहा था कि आखिर वो कैसे उस आदमी की वाइफ हो सकती है। क्या तभी उस आदमी का यही मतलब था जब उसने कहा था कि मियांग वाइस लीडर की औरत है? और उनके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि उन लोगों को पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। पर हम लोग इसी बीच मियांग को देखते हैं जो कि थोड़ी कांप रही होती है। तभी लॉर्ड ऑफ मैन कहता है, अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ पर सरेंडर कर दो। इवन अगर तुमने वुडेन के बेस्ट स्वॉर्ड को मारा है तब भी तुम हमारे हीरोइक मैन और मेरे खिलाफ बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। और इससे भी ज्यादा तुम अब जिस जगह पर हो तुम्हें पता होगा कि तुम बचकर भी निकल नहीं सकते हो। डानहुआ सोच रहा था, तो ये एक ट्रैप था। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि आखिर ये शिप्स इस साइड में खड़ी क्यों हुई है। ये उनका प्लान ही था हमें अलग करने का। उनके लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने सरेंडर कर दी है। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि चलो इन लोगों को पकड़ लो, और एक आदमी डानवा को रस्सी से बांधने जा रहा होता है, पर डानवा रस्सी को ही काट देता है और अभी दोनों ही तैयार हो गए थे लड़ने के लिए। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब डानहुआ कहता है, किसने कहा कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं? लॉर्ड ऑफ मैन कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग अभी नदी के बीचों बीच है, तो आखिर यहाँ पर कौन ही आ सकता है। तभी एक टक्कर की साउंड होती है, तो लॉर्ड ऑफ मैन भागकर साइड में जाता है देखने, तो वो देखता है कि चियोन ने ह्योबों को पकड़ा हुआ होता है। फिर वो ह्योबों को शिप में फेंक देता है। ह्योबों कहता है, मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि लैंडिंग कैसे करते मैं वही भूल गया। पर सभी लोग तो ऊपर की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि चियोन अपने ब्लैक सोर्ड के ऊपर सोर्ड फ्लाइंग टेक्निक का यूज करके खड़ा हुआ है, और चियोन शिप के ऊपर अपने सोर्ड की मदद से हवा में था। और वो सोच रहा था कि यहाँ पर 300 के आसपास लोग हैं, पर उनमें से बस 2 ही ऐसे हैं जो कि मास्टर्स हैं। जिसने बैम्बू हैट पहनी है वो ग्रैंड मास्टर के पीक लेवल पर है, पर वहीं पर दूसरा मास्टर के पीक लेवल पर है जो कि ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर लग रहा है। वहीं पर लॉर्ड ऑफ मैन सोच रहा था कि दी हाईएस्ट लेवल ऑफ सोर्ड आर्ट्स एंड दी बॉडी लाइटनिंग आर्ट्स, बस एक ही है पूरे मुरी में जो कि ये काम कर सकता है। तो क्या इसका मतलब जिसने वुडेन के बेस्ट सोर्ड को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि? लॉर्ड ऑफ मैन फिर कहता है, सर कहीं आप 6 ब्लेड मार्शल स्कूल में से कोई मास्टर तो नहीं? चियोन सोचने लगता है कि शायद यह वही होगा जो कि एबंडेंस सोर्ड वैली में ट्रेसेस को देखने के बाद आया होगा। और यह ब्लू बेल्ट? चियोन कहता है, तुम जरूर हेवनली एसोसिएशन के एक मेंबर हो गए। लॉर्ड ऑफ मैन कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि आखिर उसे हेवनली एसोसिएशन के बारे में कैसे पता। तब डानहुआ टेलीपैथी की मदद से चियोन को कहता है, लॉर्ड ऐसा लगता है कि ग्रैंडमा गेम की पोती मियांग ऑलरेडी दुश्मनों के साथ हो गई है, और उसने ही बैम्बू हेड के साथ काम किया ताकि वो हमें यहाँ पर फंसा सके। यह सुनकर चियोन बड़ा गुस्सा हो जाता है और मियांग को उठाकर बाइक ह्योबो और डानहुआ के बीच फेंक देता है। बाइक कहता है, लेडी प्लीज इस बार अच्छे से रहना। चियोन उसके बाद कहता है, बाइक उसका अच्छे से ख्याल रखना। चियोन फिर अपने हमले का यूज करके एक लाइन बनाता है और कहता है कि जो भी इस लाइन को पहले क्रॉस करेगा वही पहले मरेगा। तो लॉर्ड ऑफ मैन कहता है, सर एक सेकंड रुकिए, शांत हो जाइए। मुझे काफी अच्छे से पता है कि आप सुप्रीम लेवल पर पहुंच चुके हैं, पर क्या आपको लगता है कि आप उस लेडी को इस शिप से लेकर जा सकते हैं? तो चियोन कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? चलो क्यों ना हम लोग इसे टेस्ट करके ही देख लेते हैं।
लॉर्ड ऑफ मैन सोचता है कि वो तो मेरे धमकी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा, इसीलिए वो टेलीपैथी की मदद से लीडर होसियोन को कहता है क्या वो बच्चा अभी कैबिन में है। होसियोन कहते हैं क्या तुम उस बच्चे का यूज करने वाले हो जिसे कि तुमने मुझे लाने को कहा था। वाइस लीडर के रिक्वेस्ट को रखते हुए मैंने उसे अपने जगह पर छुपा कर रखी है, पर उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि लीडर हमें कुछ भी करके उसे डरा धमका कर पीछे हटने पर मजबूर करना ही पड़ेगा, और अगर ये लोग डिवाइन डॉक्टर के पोती को रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं तो वो आगे से उनकी और कोई मदद नहीं करेगी। होसियोन इसलिए उसके बाद कहते हैं उसका पति और उसका बच्चा दोनों ही हमारे पास है, क्या तुम्हें लगता है वो फिर भी तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर सभी को ही एक शौक लगता है। बाइक सोच रहा था तो इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके, और उसके पास अपने बच्चे को बचाने के लिए और कोई चॉइस भी नहीं थी। होसियोन आगे कहते हैं कि अगर मैं ऑर्डर दे देता हूँ तो उसे अभी के अभी कैबिन में ही मार दिया जाएगा। अगर तुम लोगों ने मेरे किसी भी आदमी पर हाथ लगाने की कोशिश भी की या फिर मिसेस गेम को यहाँ से लेकर भागने की कोशिश की तो वो बच्चा तभी के तभी मारा जाएगा। ह्योबोंग तभी गुस्से में कहता डरपोक बाशिड़ कहीं के, तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को अपने ढाल बनाई है। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि सारे फालतू बातें करना बंद करो और मिसेस गेम को हमारे हवाले करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लोग तुम्हें यहाँ से शांति से जाने दे देंगे। चियोन कहता है क्या होगा अगर हम ना चाहे तो लॉर्ड ऑफ मैन चियोन को टेलीपैथी की मदद से कहता है तुम्हारा एक गलत फैसला उस बच्चे को मरवा सकता है, पर तुम्हारी बातें बहुत ही अच्छी थी, पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हें लगता है डिवाइन डॉक्टर तुम्हारी और कभी मदद करेगी। तभी चियोन कहता है इन सभी को ही मार दो। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। चियोन कहता है मुझे कैसे पता नहीं होगा, और ये कहने के बाद चियोन वहां पर मैसे कर मचा देता है। होसियोन कहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम उस बच्चे को मरते देखना चाहते हो। चियोन कहता है क्या तुमने नहीं कहा था अगर मैं तुम्हारी किसी भी आदमी को टच करता हूँ तो तुम उस बच्चे को मार दोगे। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम पायरेट्स के लीडर हो, पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर जबान की कीमत क्या होती है। ये सुनकर होसियोन बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा सिग्नल मिलते ही उस बच्चे को मार दो और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। पर चियोन तभी उसका वही हाथ काट देता है जिससे कि वो सिग्नल देने वाला था। चियोन कहता है कि आखिर तुम सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे लीडर का हाथ अभी अभी यहाँ पर गिर पड़ा है, क्या तुम्हें जल्दी से जल्दी उनके ऑर्डर को फॉलो करना नहीं चाहिए। पर होसियोन के आदमी सोच रहे होते हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे क्योंकि बच्चा तो यहाँ पर है ही नहीं। चियोन तभी होसियोन को पैर से दबाने लगता है। होसियोन कहते हैं कि तुम ऐसे करोगे तो मैं उस बच्चे को मार दूंगा। तो चियोन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस झूठ से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। ह्योबोंग तभी कहता है कि हमारे लॉर्ड से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। पर वहीं पर डानवा सोच रहा था आखिर वो इतने श्योर कैसे हैं कि वो एक झूठ था। कभी कभी लॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि वो दूसरे क्या सोच रहे हैं उन्हें वो सुन सकते हैं, पर अभी सोचने पर यह समझ में आता है कि आखिर उन्होंने 6 मैन क्लान को कैसे हराया था। पर जो भी हो अभी यह लेडी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बच्चे को बचाने के लिए उसने पहले जो किया था वो दोबारा कर सकती है। वहीं पर लॉर्ड ऑफ मैन सोच रहा था कि आखिर उसे कैसे पता चला कि बच्चा इस शिप में नहीं है, कहीं की सेंस तो नहीं। पर अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। जब वो होसियोन पर फोकस कर रहा है मुझे मेरा चांस लेना होगा, और वो अपने एक आदमी को टेलीपैथी की मदद से कहता है मैं यहाँ पर रुककर टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग जल्दी से जाओ और उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आओ किसी भी हालत में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिससे कि लड़ाई भी हो जाती है तो मार दो। वो आदमी पूछता है कि क्या उस बच्चे को मारना है। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि अगर डिवाइन डॉक्टर इनके ऑर्डर को फॉलो करती है तो हमारा जो प्लान है उसमें वो दखल दे देंगे, इसलिए हम कभी भी इन बास्टर्स को उन्हें लेकर जाने नहीं दे सकते हैं। और फिर कुछ आदमी निकल पड़ते हैं उस बच्चे को यहाँ पर लाने के लिए। लॉर्ड ऑफ मैन मन ही मन कह रहा था कि ये एक झूठ है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर देखते हैं कि आखिर तुम ये सब कुछ कितने देर तक संभाल पाते हो। यहाँ पर होसियोन कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो और मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, नहीं बस तुम्हें नहीं उस बच्चे को भी जाने दूंगा। चियोन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम सरेंडर करते हो या नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि दूसरे का कुछ और ही प्लान है। होसियोन कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो। चियोन कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और ये कहने के बाद चियोन होसियोन को स्टॉम्प करता है, जो देखते ही उसके आदमी चियोन पर हमला कर देते हैं। पर चियोन उससे पहले वहां से गायब हो चुका था और यहाँ पर लॉर्ड ऑफ मैन के पास पहुंच गया था। चियोन फिर कहता है कि तो तुम यहाँ पर ट्रिक्स का यूज करना चाहते हो। और फिर उसके बाद चियोन अपने की स्वर्ड्स को निकालता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि मैं उन लोगों को नदी में नहीं पकड़ सकता, तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। चियोन अपने की स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और कहता है कि
अगर तुम उन्हें नदी के रास्ते भेज दोगे तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। तभी लॉर्ड ऑफ मैन हमला कर देता है ताकि वो चियोन को रोक सके, पर चियोन उसके हमले को बस एक ही हाथ से रोक देता है और अपने दूसरे हाथ से की सोर्स का इस्तेमाल करता है। लॉर्ड ऑफ मैन सोच रहा था उसने मेरे सरप्राइज अटैक को इतनी इजीली रोक दिया। चियोन कहता है क्या तुम्हें लगा तुम इस मामूली हमले से मेरे ध्यान को भटका सकते हो। चियोन तभी अपने की सोर्स से उन्हें मारने लगता है, पर यह देखकर दो आदमी अंदर डाइव कर जाते हैं ताकि वो बच सके और ये काम भी कर जाता है। लॉर्ड ऑफ मैन मन में कहता है मैं इसी की बात कर रहा था, अगर ये मॉन्स्टर एक सुप्रीम मास्टर हुआ तब भी उसके लिए की सोर्स को इतने दूर से कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, पर मेरे पास अभी 2 ही आदमी बच पाए हैं, पर वो ये काम पूरा कर पाएंगे। लॉर्ड ऑफ मैन फिर कहता है कि तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो तुम उन्हें रोक नहीं सकते हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ पर गए हैं और तुम्हें यह भी पता होगा कि यह बात झूठ नहीं है। चियोन ये सुनकर स्माइल करता है और फिर वो डानवा को अपने की स्वॉर्ड पर भेजता है उन दोनों को मारने के लिए, और चियोन कुछ ऐसा कर सकता है इसके बारे में लॉर्ड ऑफ मैन ने कभी सोचा ही नहीं था, और वो इस तरह डानवा को नदी पार करवा देता है। चियोन फिर कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है कि मेरा आदमी उस तरफ पहले पहुंच गया है। लॉर्ड ऑफ मैन तो पूरा शौक होकर सोच रहा था अनबिलीवेबल, उसने की स्वॉर्ड को एक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है आखिर वो बच्चा कहाँ पर है। चियोन कहता है वो बच्चा स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर के घर में है, क्यों है ना। लॉर्ड ऑफ मैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता चला, जो बात मुझे लीडर ने बस टेलीपैथी की मदद से कही थी, क्या उसने हमारी बातें सुनी है। पर यह कैसे हो सकता है, अभी ना ही वो बच्चा प्रॉब्लम है और ना ही डिवाइन डॉक्टर, अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ही है मॉन्स्टर। आइदर हमें इस मॉन्स्टर को यहाँ पर किसी भी तरह मारना होगा या फिर हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा और जाकर ये जानकारी हेवनली एसोसिएशन को देना होगा। पर जबकि उसका साथी ग्रैंड मास्टर यहाँ से जा चुका है, तो अगर मैं और बाकी एक साथी मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं तो कोई चांस बन सकता है। अगर हम लोग उसे यहाँ पर किसी तरह बांध पाते हैं तब भी किसी तरह काम हो जाएगा। तभी वाइस लीडर ब्यून को कहता है, ब्यून तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी बस ऐसे ही खड़े रहोगे जबकि उसने तुम्हारे लीडर को मार दिया है। ब्यून कहता है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 300 से भी ज्यादा आदमी खड़े हैं तो आखिर वो ऐसे डरपोक की तरह खड़े रहकर उन तीनों को ऐसा क्यों देख रहे हैं। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि क्या तुम उस प्लेज को तोड़ना चाहते हो जो कि हमारे लीडर और एसोसिएशन ने किया था। ब्यून कहता है कि प्लेज एक बात है, पर आखिर हम लोग उस मॉन्स्टर को मारेंगे कैसे। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि वो यहाँ पर पूरा अकेला है, पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि 18 बैंडी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि वो डर के मारे भीगी बिल्ली बन चुके हैं। तभी चियोन लॉर्ड ऑफ मैन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि लॉर्ड ऑफ मैन बस बाल बाल ही बच पाया था, और वो सोच रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी की अमाउंट तो बिल्कुल इंसान है, ऐसा नहीं चल सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। चलो मैं मेरे की को अपने बैग में गैदर करता हूँ और फिर उसकी की का फायदा उठाता हूँ, और लॉर्ड ऑफ मैन की का यूज करके बहुत ही तेजी से पीछे जाता है और शिप के अंदर चला जाता है। और वो सोच रहा था कि वो तो यहाँ पर नहीं आएगा डिवाइन डॉक्टर के पोती और अपने आदमियों को छोड़कर। चलो मैं ऐसा करते हुए और भी नीचे चला जाता हूँ, और वो ऐसे करके जा ही रहा होता है कि चियोन सुपीरियर की टेलीकाइनेसिस का यूज करके उसे बाहर ले आता है, और अभी लॉर्ड ऑफ मैन की पूरी फट गई थी, और वो कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं हारूंगा, ये सोचना कि तुमने अपना आखिरी मौका गवा दिया है, तुमने सच में यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चियोन कहता है गलती क्या सच में, और चियोन एक्सट्रीम ब्लेड डिवाइन आर्ट का यूज करता है। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर मेरे डाउनवर्ड स्ट्राइक तो इससे पावरफुल होगा ही, और मेरी एनहांस्ड की ब्लेड। पर तभी चियोन उसके ऊपर इतने ज्यादा कट्स लगाता है कि लॉर्ड ऑफ मैन का खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। पर चियोन कहता है कि मैं उसे अभी मरने नहीं दे सकता, इवन दो उसकी टोपी गिर गई है, पर तभी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा, पर वेल इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। चियोन उसके बाद उस पर हाथ रखता है। लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और तभी चियोन उसे एक जोरदार झटका देता है। चियोन लॉर्ड ऑफ मैन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और योबोंग को कहता है कि इसे जिंदा रखो। चियोन उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को कहता है कि अभी तुम लोगों की बारी, और ये सुनते ही वो सभी लोग भागने लगते हैं, ये कहकर कि ये एक मॉन्स्टर है, जल्दी से हथियार फेंको और नदी में कूद जाओ। पर चियोन कहता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा, और वो नैनो को फनल सिस्टम को एक्टिवेट करने कहता है, जिससे कि वो एक साथ ही 63 स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग सोच रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई सपना होगा। चियोन तब सभी को ही मारना शुरू करता है। तभी उनका जो कमांडर टाइप का था वो सोच रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है, क्या वो सच में कोई डीमन है जो कि नर्क से उठकर यहाँ पर आया है। फिर वो सभी को कहता है कि शिप्स को जल्दी से अलग अलग कर दो, ताकि जब उसकी की खत्म हो जाए वो कुछ भी ना कर पाए। और सभी लोग ऐसा ही करने लगते हैं और शिप्स को अलग अलग करने लगते हैं।
चियोन कहता है कि अच्छा तुम ऐसा करना चाहते हो, चलो मैं मदद कर देता हूँ। और चियोन सभी शिप्स को एक ही झटके में अलग अलग कर देता है। कमांडर सोच रहा था कि हमारा काम तो हो गया, पर आखिर उसने हमारी मदद क्यों की? उसने अभी तक जो भी किया है ऐसा नहीं लगता है कि वो हमें जिंदा छोड़ेगा। चियोन तभी सभी शिप्स पर एक ही साथ ही हमला कर देता है, और वो भी इतने दूर दूर जाने के बाद भी। जो देख कमांडर पूरा हैरान हो गया था, इसलिए वो कहता है कि उन्हें जल्दी से शिप को आगे बढ़ाना होगा। पर अभी तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिप्स डूबना शुरू हो चुकी है, और अभी कमांडर भी समझ चुका है कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, वो यहाँ से बचकर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जगह अभी एक नर्क बन चुकी है। जिसके बाद कमांडर भी मारा जाता है और सभी बैंडिट्स भी मर चुके थे। ह्योबोंग कहता है इतने सारे बैंडिट्स को एक ही साथ मार देना, हमारे लॉर्ड से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है। पर वहीं पर मियांग बहुत ही उदास थी और वो रो रही थी। बाइक सोच रहा था कि बैंडिट्स तो सभी मर चुके हैं, तो आखिर वो रो क्यों रही है? बाइक कहता है कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा संभालिए, और हम आपके बच्चे को भी आपके पास जल्दी ही ला देंगे। पर मियांग ये सब कुछ सुनकर बड़ी गुर्रा रही थी, क्योंकि उसके प्रेशर पॉइंट्स लॉक होने की वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रही। ह्योबोंग कहता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर हम लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर गुस्सा हो रही है। अब अगले सीन में हम डानुहा को देखते हैं, जो कि एक बैंडिट को मार देता है, और डानुहा कहता है कि यह नोवा था। ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, बस कुछ महिलाएं, बच्चे और कुछ स्टैंडिंग गार्ड्स को छोड़कर। और वो जितना बड़बड़ कर रहा था, ऐसा लगता है कि यह स्ट्रॉन्गहोल्ड के लीडर का केबिन है। और डानुहा जब अंदर जाता है, उसे एक महिला मिलती है जिसके हाथ में मियांग का बच्चा था, और क्योंकि महिला ने डानुहा का चेहरा देख लिया था, डानुहा उसे मार देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, थोड़े के लिए भी, पर तुमने मेरा चेहरा देख लिया था तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, और बच्चे तुम भी मुझे माफ कर देना, तुम्हें भी अब थोड़ा सोना होगा, क्योंकि अगर तुम रोए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और डानुहा जब वहां से वापस आता है, वो सभी शिप का यह हाल देखकर पूरा ही शौक रह गया था कि चियोन ने इतना कम समय में इतना सब कुछ कर दिया। तब ह्योबोंग ऊपर से डानुहा को बुलाता है, क्योंकि वो सभी लोग इस तरफ आ चुके हैं। डानुहा कहता है लॉर्ड, मैंने आपके ऑर्डर को पूरा कर दिया है। डानुहा तब देखता है कि बाइक लॉर्ड ऑफ मैन को पेड़ से बांध रहा था। डानुहा सोचता है कि जरूर लॉर्ड का ही काम होगा, पर अभी सोचने मैंने सुना था कि लॉर्ड के साथ जितने भी कैंडिडेट्स थे जो कि यंग मास्टर बनने आए थे, उन सभी का ही हाथ कट गया था, पर अभी किसी वजह से मेरे ही हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डानुहा फिर मियांग को देखते हुए कहता है कि ह्योबोंग, इस लेडी को क्या हुआ है? ह्योबोंग कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, और उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर मैंने उसका प्रेशर पॉइंट्स को भी रिलीज नहीं किया है, पर वो ऐसा कुछ समय से करती आ रही है, और वो हमें ऐसे देख रही है जैसे कि हम लोग इसके जानी दुश्मन हो। डानुहा फिर कहता है कि लेडी, आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। चियोन तब कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उसका प्रेशर पॉइंट्स को अभी रिलीज कर देना चाहिए, और जैसे प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज किया जाता है, मियांग जोर से चीखती है। डानुहा जल्दी से मुंह बंद कर देता है और कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है? अगर तुमने फिर से चीखा तो मैं तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को फिर से लॉक कर दूंगी। मियांग उसके बाद गुस्से में कहती है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी मेरे हस्बैंड को मारकर पानी में फेंकने के बाद? डानुहा कहता है, हस्बैंड? क्या तुम स्ट्रॉन्गहोल्ड का फास्ट लीडर की बात कर रही हो? मियांग कहते हैं, तुम्हें पता था, उसके बाद भी तुमने उसे मार दिया। बाइक तो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मियांग तब से इस वजह से रोई जा रही थी। मियांग फिर चियोन को कहती है, और तुमने उन सभी को मारकर नदी में फेंक दिया क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। तुम सच में एक डीमन हो। ह्योबोंग सोचता है कि क्या यह महिला पागल हो गई है। चियोन तब नैनो को चेक करने को कहता है कि आखिर मियांग उन लोगों के लिए दुखी क्यों हो रही है जिन लोगों ने उसे अगवा किया था। नैनो बताता है कि मियांग को स्टॉकहोम सिंड्रोम हुआ है, जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से बहुत ही ज्यादा डर लगता है या फिर उसे बहुत ही ज्यादा सिंपैथी होने लगती है जो इंसान उसके लाइफ को थ्रेटन कर रहा है, और अगर सिम्टम्स ज्यादा हुए तो यह प्यार भी हो सकता है। वहीं पर लॉर्ड ऑफ मैन, जिसे कि होश आ चुका था, पर वो बेहोश होने का नाटक करते हुए सोचता है कि उन्होंने कहा था डिवाइन डॉक्टर के पोथिकारी से फास्ट लीडर के साथ है, तो आखिर ये बात सच निकली। अभी तक बहुत सारी सेक्रीफाइस हो चुकी है, पर हो सकता है कि यही सबसे अच्छा हो। जबकि डिवाइन डॉक्टर की पोती उन्हें अपना दुश्मन समझ रही है, तो अभी वो उनके हिसाब से और काम नहीं करेगी। मियांग तब कहते, जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरे ग्रैंडमदर के कहने पर आए हो, तो तुम्हारा गोल बिल्कुल सिंपल है। तुम लोग मुझे यहाँ पर बचाने के बदले मेरे ग्रैंडमदर को किसी को बचाने को कहोगे, क्यों, है ना? डानुहा कहता है कि लेडी शांत हो जाओ, हमने सुना था कि उन्होंने तुम्हें अगवा किया है और तुम्हारे बच्चे को भी थ्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एनफ टाइम नहीं था चीजों को समझने के लिए। मियांग कहती है, तो तुमने ये सब कुछ कर दिया क्योंकि तुम्हें बस पता नहीं था। चलो मैं क्लियर करती हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। ह्योबोंग कहता है, माफ करना, पर तुम कहना क्या चाहती हो?
मियांग कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रही। अगर तुम लोग मुझे फोर्स करके यहाँ से लेकर जाते हो तो मैं ग्रैंड मदर को सब कुछ बता दूंगी ताकि वो तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी ना करे। अभी तुम्हें भी मेरे लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो अभी तुम्हें भी मेरी तरह कुछ खोना पड़ेगा। ह्योबोंग कहता है लगता है कि तुम हमें ऑर्थोडॉक्स सेट के वास्टर समझ रही हो, पर अगर ये बात ना भी हो तो शायद तुम हमारे कल्ट लीडर को नहीं जानती। लॉर्ड ऑफ मैन सोचता है कल्ट लीडर? पूरे सेंट्रल प्लेन्स में बस एक ही है जो कि कल्ट लीडर के टाइटल का यूज करता है, मतलब कि ये सभी। जियोन तब कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जिससे कि किसी को खोने का दर्द पता है? फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती थी या फिर उससे लगाव कितना था, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मियांग कहती है अगर तुम मुझे ऐसे धमकाओगे तो तभी मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूंगी। मैं कभी ग्रैंड मदर को तुम्हें हेल्प करने नहीं दूंगी। जियोन कहता है क्या तुम ऐसा कुछ कर पाओगी? तुम्हें पता है ना मुर्दे लोग कभी कुछ नहीं बोल पाते। तुम क्या कहते हो डानहुआ? डानहुआ कहता है वेल होस्टेजेस का फाइट के बीचों बीच मर जाना कोई रेयर चीज तो नहीं है, इवन उनके बॉडी को रिकवर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। डिवाइन डॉक्टर थोड़ी उदास होंगी पर चलता है। मियांग डरते हुए कहती है रुको, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे बचाने नहीं आए? जियोन कहता है कि हम लोग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम बस डिवाइन डॉक्टर की पोती हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई वैल्यू नहीं है और तुमने अभी वो वैल्यू खो दी है, ये कहकर कि तुम नहीं जाओगी। और ये कहते ही जियोन मियांग का गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। जियोन कहता है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा बच्चा भी सो रहा है। लॉर्ड ऑफ मैन सोच रहा था कि सभी के सभी बिल्कुल पागल हैं। ये सोचना है कि उन्होंने डिवाइन डॉक्टर के पोती को ही मार दिया। जियोन तब उसे चौक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगा अगर तुम आंखें बंद करके रखोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? वैसे भी अभी तुम्हारी बारी है। वहीं पर अभी ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जहाँ पर बस कुछ महिलाएं, बच्चे और गार्ड्स बचे हुए हैं। तभी वहां पर एक आदमी बाघ का शिकार करके वापस आ रहा था और सोच रहा था कि ये तो थोड़ा अजीब है, पर वैसे भी सभी बैंडर्स अभी तक आकर सो चुके होंगे। खैर जो भी हो, मेरा काम तो बस उससे है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो सोचता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी उसे एक डेड गार्ड मिलता है और वो सोचता है कि इसकी मौत गर्दन टूटने की वजह से हुई है, पर आखिर इसके बॉडी यहाँ पर क्यों है? अब सोचने पर यह सब कुछ बहुत ही अजीब है। मैं यहाँ पर बस 50 लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ, जिसमें कि सभी महिलाएं और कुछ बच्चे हैं। फिर वो वाइस लीडर के केबिन में जाकर नॉक करता है और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो आदमी एक और घर में नॉक करता है। तब एक लेडी बाहर आकर पूछती है कि आखिर इतनी रात को कौन आया है? ग्रेट वॉरियर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ग्रेट वॉरियर पूछता है कि मैडम गेम आखिर कहाँ पर है? लेडी डरते हुए कहती है कि वो तो अभी शिप पर होंगी। ग्रेट वॉरियर कहता है कि ठीक है और वो चला जाता है। लेडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और कहती है कि अगर वो गुस्सा हो जाता और वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता तो पता नहीं क्या होता। अब इसके बाद हमें हेवनली एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है। हेवनली एसोसिएशन ऑर्थोडॉक्स सेट की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टोटल 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं, लॉर्ड ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ अर्थ, लॉर्ड ऑफ मैन, लॉर्ड ऑफ इन एंड लॉर्ड ऑफ यांग। और इनका मिशन है दुनिया पर जस्टिस को कायम करना और जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसे मार देना। कन्फेशन ड्रग पीने के बाद जियोन को बता रहा था। डानहुआ कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऑर्थोडॉक्स सेट के पास ये रेडिकल्स होंगे। ह्योबोंग कहता है और ये सारे के सारे बिल्कुल पागल हैं। वो क्लेम करते हैं कि दुनिया ऑर्थोडॉक्स सेट की है और क्या नहीं, पर यह बिल्कुल पागलपन है कि तुम लोग अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट या फिर हमारे कल्ट के अप टू 9 जनरेशन तक मार के खत्म कर देते हो। बाइक तब कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये लोग अपना गोल पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग तो ऑर्थोडॉक्स सेट का पार्ट होने का भी डिजर्व नहीं करते हैं। जियोन वहीं पर कहता है कि हेवन, अर्थ, मैन, यिंग एंड यांग, क्या इन सभी को ही एक एक रैंक मिली हुई है? लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि नहीं, एसोसिएशन के लीडर को छोड़कर वो सभी बिल्कुल सेम है। जियोन कहता है कि मुझे सभी एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताओ, पर लॉर्ड ऑफ मैन किसी भी तरह खुद को रेजिस्ट करने लगता है। जियोन सोचने लगता है कि क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर के पीक लेवल पर है, उसके डांटेन को तोड़ने के बाद भी उसकी मेंटल पावर अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसे दूसरों के मुकाबले सबसे ज्यादा कन्फेशन ड्रग दी है, पर उसके बाद भी वो रेजिस्ट करे जा रहा है। अभी थोड़ा और पावर लगाने के बाद लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि ग्रेट नेमगुंग फैमिली का न्यामगुम ग्यूंग है। लॉर्ड ऑफ अर्थ है वुडेंग सेट का ह्यून उंजाचिज, जिसको कि चियोन ने पहले ही मार दिया है। लॉर्ड ऑफ इन सिचुआन टेंग क्लान का टेंग पिलसुन है। तभी लॉर्ड ऑफ एन फिर से रुक जाता है और नैनो बताता है कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से उसका ब्रेन इफेक्ट हो गया है। चियोन सोचता है कि क्या वो अभी भी ड्रग के असर को रेजिस्ट कर रहा है। लॉर्ड ऑफ एन तब कहता है कि और मैं हेवी पेंग फैमिली का पेंग मूवल हूँ। तभी चियोन लॉर्ड ऑफ एन को सपोर्ट करने लगता है क्योंकि उसके सांसें कम हो रही है।
जियोन सोचता है कि की ट्रांसफर का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसका डांटिन ब्रेक हो गया है। जब तक कि मुझे एसोसिएशन के लीडर के बारे में पता नहीं चल जाता है उसे जिंदा रखना ही होगा। जियोन पूछता है कि बताओ आखिर लीडर का नाम क्या है, तो लॉर्ड ऑफ एन बहुत ही मुश्किल से कहने लगता है कि लीडर को बस लॉर्ड ऑफ हेवन और लॉर्ड ऑफ मैन की डेथ हो जाती है। जियोन कहता है उसके आखिरी शब्दों से ऐसा लग रहा था कि नैमगुन ग्युंग को ही पता है कि लीडर कौन है। डानहुआ कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर आखिर ये कौन है पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। डानहुआ सोचता है कि ग्युंग को हेवनली सोर्समैन कहा जाता है, जो कि मुरिम के 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक नामगुंग फैमिली का पैट्रियार्क भी है। इसके अलावा वो ऑर्थोडॉक्स सेट के मुरिम एलेंस के 17 मास्टर्स में से एक है। जियोन तब कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। तब डानहुआ टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहता है कि एक अच्छा खासा स्किल वाला आदमी यहाँ पर आ रहा है। लगता है कि ये हेवनली एसोसिएशन का कोई मेंबर होगा। डानहुआ फिर बाकियों को चुप रहने को कहता है और जब ग्रेट वॉरियर जो कि एकदम गुस्से में आ रहा था वो देखता है कि क्या 6 लोग, पर मैंने तो बस 2 ही लोगों को सेंस किया था, इस डैड को छोड़कर और भी 2 लोग होने चाहिए। तब ग्रेट वॉरियर देखता है कि मियांग की डेथ हो गई है और वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने उस महिला को मारा है, और वह गुस्से में अपना स्वॉर्ड निकाल कर आ जाता है बाइक पर हमला करने, जिसको कि डानहुआ आकर ब्लॉक करता है। ग्रेट वॉरियर सोचता है तो उसने एनस के ब्लेड का यूज किया है, क्या वो ऑलरेडी मास्टर के पीक लेवल पर है। तब डानहुआ उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसे कि बहुत ही मुश्किल से ग्रेट वॉरियर अपने 2 स्वॉर्ड का यूज करके रोकता है। ग्रेट वॉरियर कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं पहले कमजोरों का काम खत्म कर दूं। बाइक कहता है क्या कहा कमजोर। डानहुआ टेलीपैथी से कहता है कि बाइक अपने गार्ड डाउन मत करो, ये आदमी तुमसे एक लेवल ऊपर है। डानहुआ फिर सोचता है कि एक इंसान जो कि एक ही साथ ही 2 स्वॉर्ड का यूज करता है, मैंने डेफिनेटली इसके बारे में पहले तो कहीं पर सुना है, कहीं ये मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स तो नहीं। तब हमें बताया जाता है 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स, नॉर्थ जस्टिस, साउथ डीमन, ईस्ट चैलेंजर, वेस्ट पावर और मिड डुअल। किसी को नहीं पता है कि ये कब शुरू हुआ, पर किसी एक समय पर इन 5 को ऐसे ही बुलाया जाने लगा था। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और जस्टिस क्लान का लीडर ब्लेड यीमोक, अनऑर्थोडॉक्स सेट को हराने वाला साउथ डीमन यानी डीमनी कल्ट का फॉर्मर लीडर यूजोन, अनऑर्थोडॉक्स सेट के साथ एक फियर्स बैटल के बाद जो इसका लीडर बना था वेस्ट पावर हैंगियन, और ईस्ट चैलेंजर गॉड आर्कुई, जिसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर कहा जाता है कि वो किसी भी वेपन पर रिलाई नहीं करता है। और लास्ट में मिड डुअल, वो पहले 10 हेजिमोन्स में से एक था जो कि भी 9 हेजिमोन्स हो गई है, और अभी जिसे 18 बैंडेड स्ट्रॉन्गहोल्ड्स कहा जाता है, पहले से 30 बैंडेड स्ट्रॉन्गहोल्ड कहा जाता था, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग हुआ करते थे, जिनका इस पूरे यांगजी रिवर पर राज हुआ करता था, जिनसे कि सरकार और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। पर वेंग जिंग ने किसी एक एक्सीडेंट में अपने वाइफ को खो दिया और इसी गुस्से में उसने 3000 बैंडेड्स को मारकर खत्म कर दिया। इसी वजह से वेंग जिंग को मुरिम एलायंस से निकाल दिया गया और कुछ बड़ी लड़ाई होने के बाद वो अचानक ही गायब हो गए। ग्रेट वॉरियर यहाँ पर सोच रहा होता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तभी 2 ग्रेट स्वॉर्ड्स का यूज करूं जब मेरी जान खतरे में आ गई हो, मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। पर अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये एक आंख वाला आदमी मुझसे ज्यादा ताकतवर लगता है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मैडम गेम की डेथ हो गई है, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ऐसे समय पर बस एक ही काम किया जा सकता है, अपनी जान बचाकर भागो। और वो जितनी तेजी से हो सकता है भागने लगता है, पर बाइक तभी उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? और वो ग्रेट वॉरियर पर हमला भी कर देता है, जिसे कि ग्रेट वॉरियर डॉज कर देता है। पर वो सोचता है कि क्या यह वही है जिसे कि मैंने पहले टारगेट किया था, पर वो तो मुझसे एक लेवल नीचे है, तो आखिर वो मुझ पर ऐसा हमला क्यों कर रहा है? बाइक तब एक किक भी मारता है जो कि काफी पावरफुल था, पर ग्रेट वॉरियर इसे भी ब्लॉक कर देता है। बाइक सोचता है यह आदमी जरूर मास्टर के पिक लेवल पर होगा, जो कि मुझसे एक लेवल ऊपर है, और वो जिस तरह इन ग्रेट स्वॉर्ड्स को यूज कर रहा है ऐसा लगता है कि उसे इनकी आदत है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, बस मुझे किसी तरह एक गैप क्रिएट करना होगा। ग्रेट वॉरियर कहता है मैं भाग रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मैं सच में ही बहुत बिजी हूँ। ये कहते हैं ग्रेट वॉरियर हमले से धुआं धुआं करके भागने लगता है और सोचता है वो मेरे ही उम्र के आसपास का होगा, इसलिए मैं उसे फाइट करना चाह रहा था, पर अभी मेरे पास वो मौका नहीं है। जबकि उन्हें मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स के बारे में पता है, मुझे जल्दी जाकर उन्हें इसके बारे में बताना होगा। तब जियोन उसके सामने आ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने सुना था कि तुम हमें नहीं छोड़ने वाले। और ग्रेट वॉरियर और कोई रास्ता ना देखते हुए जियोन पर मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स के थर्ड मूवमेंट का यूज करता है, जिसे कि जियोन बहुत ही इजीली ब्लॉक कर देता है। ग्रेट वॉरियर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इसे रोक पाओगे? और वो और भी जोर लगाने लगता है।
पर तब वो महसूस करता है कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी ताकत क्यों न लगा दूं, ये बिल्कुल यूजलेस है। और इसमें तो मुझे उनकी झलक भी दिखाई दे रही है। जियोन तब उसे एक झटका मारता है जिससे कि उसका हाल बेहाल हो जाता है और ग्रेट वॉरियर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जियोन फिर उसे की मदद से उठाता है। तब डानहुआ कहता है कि लॉर्ड प्लीज रुकिए, मुझे नहीं लगता है कि यह आदमी हेवनली एसोसिएशन का कोई मेंबर होगा। जियोन कहता है क्या ऐसा है? डानहुआ कहता है जैसा कि आपने सुना, मार्शियल डुअल स्वॉर्ड्स ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स सेट से निकाले जाने के बाद कहीं गायब हो गया था। जियोन कहता है तो फिर पहले हमें इस आदमी की आइडेंटिटी और ऑब्जेक्टिव को जानना होगा। डानहुआ कहता है लॉर्ड इस बार मैं इंटरोगेशन करना चाहता हूँ, और जियोन भी इसके परमिशन दे देता है। और अगले पल जब ग्रेट वॉरियर को होश आता है, वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ग्रेट वॉरियर सोचता है क्या मैं बस एक ही झटके से बेहोश हो गया था? पर उन्होंने तो कहा था कि मैं ताकतवर हूँ और मेरी उम्र का कोई मुझे कभी हरा ही नहीं पाएगा, पर यहाँ पर तो मैं मेरी ही उम्र के किसी के झटके से बेहोश हो गया। डानहुआ तभी कहता है तो तुम्हें होश आ गया। ग्रेट वॉरियर सोचता है कि मैं अपनी एनर्जी को गैदर नहीं कर पा रहा और मैं अपने डांटेन को भी महसूस नहीं कर पा रहा। डानहुआ कहता है तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। ग्रेट वॉरियर कहता है तुम लोग करना क्या चाहते हो? मुझे मार देना चाहते हो? देखो मैं इस मेथड का यूज तो करने वाला नहीं था, पर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। अभी मुझे इस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। प्लीज मेरी जान बख्श दो। डानहुआ कहता है ये क्या था? देखो अगर हम चाहते तो तुम्हें मार सकते थे, पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हें जिंदा रखकर तुमसे कुछ सवाल पूछें। ग्रेट वॉरियर कहता है कि मुझसे कुछ भी पूछो, मैं जितना जानता हूँ सब कुछ बता दूंगा। डानहुआ सोचता है ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट है। चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ग्रेट वॉरियर कहता है कि मेरा नाम है बोनवेंग। जियोन सोचता है अगर ये मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स का सक्सेसर होता तो इसका सरनेम वेंगी होना चाहिए था, पर इस केस में हो सकता है कि ये उसका डिसिपल हो। डानहुआ कहता है ठीक है बोनवेंग, बताओ तुमने हमारे ऊपर हमला क्यों किया? बोनवेंग कहता है कि मैंने हमला इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने उस लेडी को मार दिया है। डानहुआ ह्योबोंग को कहता है जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, और ह्योबोंग मियांग का बच्चा उसके सामने लाता है। डानहुआ कहता है कि यह बच्चा मियांग का है। हमारा प्लान था दोनों को ही बचाने का, पर इस आदमी की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। बोनवेंग कहता है तो तुम इन्हें बचाने आए थे? डानहुआ कहता है कि हम यहाँ पर मियांग के ग्रैंडमा के रिक्वेस्ट पर आए थे, मियांग और उसके बच्चे को बचाने, पर हम लोग यहाँ पर एक जाल में फंस गए और मियांग को बचा ना सके। ह्योबोंग वहीं पर सोच रहा था वाह, डानहुआ तो बिल्कुल एक्टिंग में नंबर 1 है। बोनवेंग पूछता है तो क्या सच में मैडम गेम के ग्रैंडमा ने आप लोगों को यहाँ पर भेजा है? डानहुआ कहता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथों में है, तो आखिर भला हम लोग तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? बोनवेंग कहता है ऐसा लगता है कि मुझसे ही कुछ गलती हो गई है, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। डानहुआ सोचता है कि चलो फंस गया। डानहुआ कहता है ऐसे गड़बड़ तो किसी से भी होती रहती है, तो चिंता मत करो, पर तुम आखिर मैडम गेम को ढूंढ क्यों रहे थे? तो बोनवेंग कहता है कि मुझे मैडम गेम की मेडिसिन चाहिए थी। बोनवेंग कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? उनकी ग्रैंडमा ने ही आप लोगों को यहाँ पर भेजा है? डानहुआ कहता है कि तुम हमारे कब्जे में हो, तो आखिर हम तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? बोनवेंग कहता है हाँ सही कहा, आप लोग यहाँ पर अच्छा काम करने आए थे और मैंने ही आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। डानहुआ मन ही मन सोचता है कि चलो वो फंस गया। डानहुआ कहता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर आखिर तुम मियांग को ढूंढ क्यों रहे थे? बोनवेंग कहता है कि मुझे उनकी मेडिसिन चाहिए थी। डानहुआ सोचने लगता है कि क्या वो दोनों एक ही टीम में नहीं है, वो यहाँ पर बस मेडिसिन लेने आया था। वेल डिवाइन डॉक्टर के पोती का दूसरे डॉक्टर से बेहतर होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ह्योबोंग तब कहता है कि मैं समझ गया, तुम ड्रग्स के नशे करते हो ना? बोनवेंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर सभी लोग ह्योबोंग को साइड कर देते हैं क्योंकि वो कुछ भी कहे जा रहा था। अब डानहुआ पूछता है कि आखिर तुमने मेडिसिन क्यों चाहिए? बोनवेंग कहता है कि मेरी एक बहन है जो कि बहुत समय से बीमार है, कोई भी डॉक्टर उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था, पर जब मैडम गेम ने उसे मेडिसिन दी वो मेडिसिन काफी ज्यादा काम करी और उसे काफी ज्यादा बेहतर महसूस होने लगा। डानहुआ कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो उसके मरने पर तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। डानहुआ सोचने लगता है कि उसने कहा था कि वो सब कुछ बता देगा, पर वो यहाँ पर डिटेल्स को छुपा रहा है। तब जियोन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर प्यार भरी बातें कर रहे हैं? अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो चुपचाप सही से जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे डांटियन को तोड़कर जानवरों को खिला दूंगा। बोनवेंग डरते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, पर जियोन के इस रूप को देखकर बोनवेंग पूरी बात बताने लगता है। बोनवेंग कहता है कि मेरी बहन की बीमारी एक्चुअली बहुत ही सीरियस है। दूसरे लोग कहते हैं कि इसे मेरिडियन कोलैप्स कहा जाता है।
पर मैडम गेम ने देखने के बाद कहा कि इसे 9 इन मेरिडियन कोलैप्स कहा जाता है। ये सुनकर डानुआ बड़ा चौंकता है। च्योन ये देखकर नैनो से पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, पर नैनो बताता है कि मेरे डेटाबेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए च्योन टेलीपैथी की मदद से डानुआ से पूछता है कि डानुआ तुम्हें पता है ये क्या है। डानुआ कहता है कि एक मेरिडियन कोलैप्स एक डिजीज है जिसमें स्ट्रॉन्ग इन एनर्जी वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। ये बीमारी यूजुअली फीमेल बच्चों को ही होती है और क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है तो जिसको भी यह होता है उसे जिंदगी भर इसे सहना ही पड़ता है, पर इससे कभी किसी की डेथ नहीं होती। पर 9 इन मेरिडियन कोलैप्स सिंपल मेरिडियन कोलैप्स से एक और ही लेवल पर होता है। जो भी इससे इफेक्ट होता है कहा जाता है कि उनमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन एनर्जी आ जाती है जो कि ह्यूमन लेवल से बहुत ही ज्यादा होती है और इसके नेगेटिव एनर्जी जो कि रोज रोज बढ़ती रहती है उसकी वजह से 20 साल होने से पहले ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये सच में ही बहुत ही ज्यादा अजीब बीमारी है। मैंने तो इसके बारे में बस कहानियों में ही सुना था। बोनवेंग वहीं पर सोच रहा था कि मेरी बहन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। अभी तो सारे मेडिसिन भी खत्म हो गई है। पहले जो मेडिसिन 4 दिन तक चला करता था अभी आधे दिन तक भी नहीं चल रहा और अब जिसने उस मेडिसिन को दिया था वो भी मारी गई है, तो पता नहीं अभी मैं क्या करूंगा। बोनवेंग फिर डानुआ से पूछता है कि क्या मैडम गेम के ग्रैंडमा भी एक डॉक्टर है। डानुआ जवाब देने से पहले च्योन से टेलीपैथी से पूछता है कि क्या जवाब देना है। च्योन कहता है कि यह हमारा मौका है उसे अपने अंडर लाने का। उसके बहन जरूर मास्टर डुअल सोर्स से किसी तरह रिलेटेड होगी। इवन तो हम लोग उसे अपने कल्ट में नहीं ला सकते पर वो किसी न किसी दिन हमारे काम जरूर आएगा। डानुआ फिर बोनवेंग को कहता है कि हाँ, ग्रैंडमा तो उससे भी बेहतर डॉक्टर है। मियांग ने भी उन्हीं से ही सब कुछ सीखा था। बोनवेंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आप उन्हें कहेंगे कि वो मेरी बहन की ट्रीटमेंट कर दे। तभी उन्हें थोड़ी दूर साइड में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता हुआ दिखता है। च्योन जल्दी से बोनवेंग को फ्री कर देता है और कहता है कि तुम आगे चलो और बाइक तुम भी, पर ह्योबोंग तुम यहाँ पर रहकर बच्चों को प्रोटेक्ट करो। और अभी तीनों लाइन से आगे जाने लगते हैं। बाइक सोच रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी है। अगर मैंने अपने इंटरनल की को यूज ना करा होता तो अभी तक मैं सर्दी से मर चुका होता। तभी तीनों अपने सामने किसी एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं। च्योन देखता है कि लड़की के आसपास की हवाएं बिल्कुल कांप रही है और ऐसी कोर एनर्जी बिल्कुल अनबिलीवेबल है। बोनवेंग तब उस लड़की को कहता है, बहन जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे जल्दी से कोर एनर्जी का फ्लो को बंद करना होगा। पर बोनवेंग को पास जाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बोनवेंग सोच रहा था कि यह बहुत ही ठंडा है। मैं अपने इंटरनल की को मैक्सिमम पर यूज कर रहा हूँ पर मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा कांप रहा हूँ। पहले जो भी ऐसे एक्सप्लोजन्स हुए थे वो इससे बहुत ही ज्यादा कम थे। बहन खुद को संभालो, ये मैं हूँ और माफ करना मुझे भी ऐसा करना ही पड़ेगा। पर तभी बोनवेंग की बहन उसका हाथ पकड़ती है। बोनवेंग कहता है कि उसकी आंखें। तब बोनवेंग नोटिस करता है कि उसके बहन के पकड़ने से वो जमना शुरू हो गया है। बोनवेंग कहता है कि बहन तुम्हें क्या कर रही हो, रुक जाओ। मैं अपने पूरे इंटरनल की को यूज कर रहा हूँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी इन एनर्जी मुझ पर भारी पड़ रही है। इस रेट से तो मैं यहाँ पर पूरा ही जम जाऊंगा। मुझे माफ कर दो बहन, अभी मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो एक किक मारने जाता है पर बोनवेंग की बहन आसपास बर्फ बनाकर उसके किक को ब्लॉक कर देती है और अभी वो बोनवेंग को दूसरे हाथ से पकड़ कर भी फ्रीज करने लगती है। बोनवेंग सोचता है कि क्या वो मुझे बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, इस रेट से तो मैं जमकर मारा जाऊंगा। तब च्योन वहां पर आकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए और वह बोनवेंग को छोड़कर च्योन को पकड़ने आती है पर च्योन उसका हाथ पकड़ लेता है। बोनवेंग कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, उसका हाथ छोड़ो। पर बोनवेंग की बहन तभी शौक होती है क्योंकि च्योन बिल्कुल भी जम नहीं रहा, उल्टा उसके बर्फ ये भाप बनकर उड़ रही है। च्योन कहता है कि मैंने कहा ना बहुत हो गया। च्योन अब उसे बेहोश करने की कोशिश करता है पर बोनवेंग की बहन बर्फ से खुद को प्रोटेक्ट करती है और च्योन को यह स्किल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इतने में बोनवेंग की बहन उसका दूसरा हाथ बोनवेंग से हटाकर च्योन पर हमला करती है जिससे कि च्योन पीछे खिसक जाता है और बोनवेंग तो पूरा उड़ ही गया था पर उसे बाइक पकड़ लेता है। बाइक सोचता है कि मुझे पता था कि वो स्ट्रॉन्ग है जिससे कि वो एटमॉस्फेयर को ही कंट्रोल कर रही थी, पर दोनों को ही इतने दूर तक फेंक देना, उसकी इन एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बोनवेंग कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। बाइक सोचता है कि मुझे लगा था कि यह बहुत ही एरोगेंट है पर नहीं, ऐसा नहीं लगता। अब बोनवेंग को जमने की वजह से दर्द हो रहा था तो बाइक की का यूज करके उसके बर्फ को मेल्ट करने लगता है। बोनवेंग कहता है कि तुम काफी अच्छे लड़के हो। बाइक कहता है कि बकवास करना बंद करो और ठंड को दूर करने में मदद करो। बोनवेंग कहता है कि पर हमारे पास अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है अगर हम लोग मेरे बहन को रोक नहीं पाते। बोनवेंग सोचने लगता है कि आखिरी बार मैं उसे रोक पाया था क्योंकि मैं अकेला नहीं था, पर अब ऐसा कुछ होना जबकि फादर यहाँ पर नहीं है
उनके अलावा कोई भी उसके इन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बोनुएंग तब देखता है कि चोन उसके बहन के साथ फाइट कर रहा है। बोनुएंग सोचता है कि मैंने जितना सोचा था यह तो उससे भी कई गुना ज्यादा मोशरस है। बाइक तब कहता है कि अगर लॉर्ड उसे रोक नहीं पाते हैं तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ होगा मुझे नहीं लगता है। बोनुएंग सोचता है कि उसे तो बहुत ही भरोसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरे फादर का मुझ पर है। अब बोनुएंग की बहन फिर से इन एनर्जी को रिलीज करती है। चियोन सोचता है कि क्या सच में उसकी इन एनर्जी अनलिमिटेड है। वो इतना ज्यादा इन एनर्जी को यूज करने के बाद भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये बिल्कुल उन मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल एक और ही लेवल पर है जो कि सालों से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं। तब बोनुएंग की बहन चियोन के ऊपर क्रिस्टल से हमला करने लगती है, पर चियोन नैनो की हेल्प से उनकी दिशा को देखकर उन्हें डॉज कर देता है और बोनुएंग के बहन के और पास जाने लगता है। बोनुएंग सोच रहा था कि वो तो बिल्कुल अमेजिंग है। यहाँ पर चियोन सेंस करता है कि क्रिस्टल्स में कोई भी इन एनर्जी नहीं है, ये बस आम क्रिस्टल्स है। पर अब चियोन उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर पाता। बोनुएंग की बहन बर्फ का यूज करके खुद को कवर कर लेती है। बाइक कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो नीचे जमीन थी, तो आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा बर्फ आई कहाँ से। पर चियोन कहता है कि यही मेरा मौका है और वो बर्फ को काट कर बोनुएंग के बहन पर हमला करने जाता है। बोनुएंग की बहन इससे सरप्राइज हुई थी और जल्दी से इन एनर्जी को रिलीज करने लगती है, पर चियोन कहता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है और वह बोनुएंग के बहन पर हमला करता है। पर चियोन नोटिस करता है कि इसे बर्फ का तूफान तो जा चुका था, पर ठंड अभी तक नहीं गई थी। चियोन सोचता है कि आखिर उसकी इन एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। मुझे कभी भी फिफ्थ मास्टर की से ज्यादा कुछ यूज करना नहीं पड़ा है, चाहे वो ओपोनेंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर मैं इसे सेवेंथ मास्टर की का यूज करके भी रोक नहीं पा रहा। मैंने उस पर पैरालिसिस प्रेशर पॉइंट का भी यूज कर लिया है, पर वो अब भी मूव कर पा रही है। पर अब और प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के बाद बोनुएंग की बहन वहीं पर बेहोश हो जाती है। चियोन कहता है, उफ, ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोनुएंग कहता है, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम ये कर पाओगे, तुम तो बिल्कुल अमेजिंग हो। चियोन तब बोनुएंग के हाथों को देखकर सोचता है कि उसकी स्किन पर्पल हो गई है, लगता नहीं कि वो बिल्कुल भी अच्छी हालत में है। चियोन तब नोटिस करता है कि बोनुएंग की बहन की नसें फूलने लगी है। चियोन सोचता है कि उसकी इन एनर्जी अभी भी उसमें काम कर रही है, जबकि मैंने उसके वेसल्स को ब्लॉक कर दिया है। चियोन फिर कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी और वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। बोनुएंग कहता है कि आखिर तुम क्या करोगे। चियोन कहता है कि मैं उसे मियांग के ग्रैंडमा के पास लेकर जा रहा हूँ। बोनुएंग कहता है, अगर वो एक अमेजिंग डॉक्टर हुई तब भी क्या वो मेरी बहन के कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएगी। चियोन कहता है कि अगर ये ऐसा कुछ है जो कि डिवाइन डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगी तो अपने बहन को ठीक करने के बारे में भूल जाओ, चलो अभी हमें जल्दी करनी होगी। बोनुएंग कहता है, क्या डिवाइन डॉक्टर, कहाँ, वो कहाँ है। बाइक कहता है कि मियांग के ग्रैंडमा ही डिवाइन डॉक्टर हैं। बोनुएंग सोचने लगता है कि पर मिस मियांग ने कभी भी मुझे डिवाइन डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि मैंने उनसे बहुत बार मेडिसिन ली है। मुझे तो यह बात पहले बतानी चाहिए थी, पर हाँ, वो मुझे बताएगी भी क्यों, क्योंकि मैं तो बस उसे जिंदा रखा हुआ था उसे मेडिसिन लेने के लिए। बाइक कहता है कि चलो जल्दी, यहाँ पर खड़े रहकर सोचने का कोई समय नहीं बचा है। इसके बाद चियोन अपने टीम के साथ पहले एक डॉक ढूंढने लगता है और उन्हें एक डॉक मिलती है जो कि देर रात तक ऑपरेट करती है और वो इसी का यूज करके येलो रिवर को क्रॉस करते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से कीगोंग चलते हैं ताकि वो हेवनली डिमोनिक कल्ट के होनम ब्रांच में अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके। और अब चियोन के वहां पर पहुंचते हैं, वहां के लोग चियोन के सामने बो डाउन करके उसे ग्रीट करते हैं और बोनुएंग ये जानकर शौक हुआ था। मुझे पता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर वो डिमोनिक कल्ट का लॉर्ड है, उसने जरूर अपने ऊपर कोई ऑपरेशन करवाया होगा ताकि वो खुद को यंग फिर से बना पाए। चियोन तब कहता है कि सिचुएशन क्रिटिकल है, डिवाइन डॉक्टर कहाँ पर है। एक आदमी कहता है कि वो भी फर्स्ट गेस्ट हॉल में है। चियोन कहता है, डानवा और बाइक, तुम लोग मियांग के बॉडी और बच्चे को लेकर दूसरे हॉल में हमारा इंतजार करो। अब चियोन फर्स्ट गेस्ट हॉल पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर मून और सांगहो के साथ बैठकर खाना खा रही थी और मून तो चियोन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसी की तरफ भागने लगती है कहकर कि मेरे लॉर्ड आप आ गए। पर वो बोनुएंग के बहन को देखकर पूछती है कि ये लड़की कौन है। अगले सीन में डिवाइन डॉक्टर उसे चेक कर रही होती है और यहाँ पर ह्योबोंग मून को टेलीपैथी की मदद से पूरी बात बताता है कि आखिर क्या हुआ है और आखिर इसकी मदद क्यों की जा रही है, ताकि बोनुएंग आगे चलकर उनके काम आ सके। मून कहती है कि अच्छा तो ऐसा हुआ था। ऑफकोर्स मेरे लॉर्ड कभी भी किसी लड़की के साथ गलत कुछ नहीं कर सकते हैं, पर मुझे काफी चिंता हो रही है। इतनी सुंदर लड़की बस एक पेशेंट है, पर मुझे इतना पता है कि लॉर्ड कभी भी किसी लड़की के खूबसूरती में नहीं खोते हैं। तब ह्योबोंग कहता है कि मैंने कहीं पर सुना था कि 9 इन मेरिडियन कोलैप्स को एक स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी से बैलेंस करी जा सकती है। समझ रही हो ना, एक लड़के और एक लड़की का एक साथ पास पास आ जाना।
यहाँ पर ह्योबोंग पूरा ही नोटी हो रहा है। मून कहती है क्या फालतू चीजें खुद ही बनाकर बोला मत करो। यहाँ पर जियोन भी ये सारी बातें सुन पा रहा था और वो सोचता है कि यह बहुत ही खराब जोक था ह्योबोंग, पर मैं तो उन्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं उनके बातों को सुन सकता हूँ। अब यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर कहती है 9 इन मेरिडियन कोलैप्स, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे दोबारा देखूंगी। बोनुएंग कहता है कि क्या ये इतना ज्यादा खराब है। डिवाइन डॉक्टर कहती है मुझे पता नहीं कि किसने उसे मेडिसिन दी है, पर जिसने भी उसे मेडिसिन दी है और इसी वजह से ही अभी ये लड़की जिंदा है। बोनुएंग सोचता है कि मैं तो उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये उनके पोती ही है, पर बोनुएंग चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रहा क्योंकि चियो ने उसे कहकर रखा कि अगर अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो बिल्कुल चुप रहना। अब चियोन कहता है कि क्या आपने पहले कभी 9 इन मेरिडियन का ट्रीटमेंट किया है। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि नहीं। बोनुएंग चिल्लाकर कहता है क्या आपका क्या मतलब है, आपने कभी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि है मुझे मेरे बातों को खत्म करने दो। 9 इन मेरिडियन का पहला पेशेंट मेरे पास 30 साल पहले आया था, तभी मुझे बेसिक्स पता थी। ऐसे डिसऑर्डर बस उन्हें ही होती है जो कि अपने इनर एनर्जी को ट्रेन करते हैं, इसलिए ही इसकी ट्रीटमेंट इतनी ज्यादा मुश्किल है। मैं मेडिसिन का यूज करके भी कुछ कर नहीं सकती हूँ, बस वो एक ही सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी का यूज करके ब्लॉक्ड वेसल्स को खोलना होगा, पर इतना स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी वाले को ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बोनुएंग कहता है कि तो क्या आप ऐसे किसी को नहीं जानते हैं। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि मेरे पास जितने भी लोग थे मैंने उन्हें ढूंढने में लगा दिया था। एबोट ऑफ शाओलिन जो अपने समय के 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्टों में एक थे, उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल कहा जाता था क्योंकि उन्होंने इंटरनल मार्शल आर्ट्स को हाईएस्ट लेवल तक मास्टर किया था। और एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क मैंने जब कभी भी उनसे कोई मदद मांगी थी उन्होंने मेरी मदद की थी। उनके पास एनफ यंग एनर्जी थी जो कि इन एनर्जी को हैंडल कर सकता था, पर जो लड़की इससे सफर कर रही थी वो इतना स्ट्रॉन्ग इनर एनर्जी को संभाल नहीं पाई और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। पर इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, पर उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी बस इसे गिल्ट की वजह से कि उन्होंने किसी को मार दिया है। और वो लड़की मेरी पहली पेशेंट थी जिसको कि मैं बचा नहीं पाई थी। बोनुएंग डरते हुए कहता है कि तो वो मेथड गलत होगा ना, क्या आपको और कोई उपाय नहीं पता है। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि अगर एक डॉक्टर अपनी गलतियों को ना देख पाए तो वो कोई डॉक्टर है ही नहीं। और जैसा कि एबोट ने कहा था, उस लड़की के नसों को खोलने के लिए जो यंग एनर्जी का यूज किया गया था, इससे इन एनर्जी में एक बहुत ही बड़ी रिएक्शन हो गई जिससे कि एबोट को जल्दी से अपने की को बढ़ाना पड़ा, पर वो लड़की एक साथ 2 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को संभाल नहीं पाई। बोनुएंग कहता है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये ठीक कैसे होगी। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि 2 मेथड्स है, पर दोनों में ही अपने अपने डाउन साइड है। एक अभी बेसिकली करना इम्पॉसिबल है और दूसरा जो मेथड है वो ना ही तुम चाहोगे और ना ही ये लड़की। बोनुएंग कहता है कि बताइए वो मेथड क्या है। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि इन एनर्जी का एक्सप्लोजन सबसे पहले लड़की के गर्भाशय में होता है, तो हमें नेचुरली उसके शरीर में यंग एनर्जी को डालना होगा ताकि इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस हो सके। मतलब कि यह वही मेथड है जिसके बारे में ह्योबोंग ने कही थी। डिवाइन डॉक्टर कहती है और यहाँ पर जिसके पास स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी है वो है चियोन। चियोन सोच रहा था कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चियोन पूछता है कि आप वो कौन से दूसरे मेथड की बात कर रहे थे जो कि इम्पॉसिबल है। तब चियोन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को सेंस करता है। चियोन सोचता है कि आखिर ये कौन सी एनर्जी है जो कि गेट के तरफ से आ रही है और मैंने इसे पहले कभी सेंस भी नहीं किया और ये तो इस लड़की से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब मून एंड ह्योबोंग पूछते हैं कि लॉर्ड आखिर आपको क्या हुआ। चियोन सोचता है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने नोटिस नहीं किया है। अगर इसे बस मैं ही नोटिस कर पा रहा हूँ तो ये पर्सन इधर मेरे लेवल का है या फिर मेरे से हायर लेवल का है। चियोन फिर कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुकना और कोई भी बिल्कुल भी नहीं हिलना, और वो जल्दी से बाहर निकलता है। जैसे हर इंसान की एक अलग सेंट होती है, हर इंसान की भी यूनिक होती है, और जो मार्शल आर्टिस्ट वेल ट्रेंड होते हैं वो इनर एनर्जी में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जो जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा वो और भी अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएगा। इवन नेचर के एनर्जी का यूज करके किसी के भी ट्रेसेस को भी सेंस किया जा सकता है। तब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट से कुछ समय पहले। हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि किंगोंग का यूज करके जाते हुए सोच रहा था कि इन एनर्जी वांगसान से लेकर येलो रिवर तक फैला हुआ है और अभी साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। मैं लगातार किंगोंग का यूज कर रहा हूँ पर अभी तक मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, और इन ट्रेसेस को देखकर लगता है कि वो रेज मोड में आ गई थी। पर उसे ओवर पावर कर उसे अगवा करना ये किसी एडवांस मार्शल आर्टिस्ट का ही काम है। पर ये आदमी जो भी है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे बच्चों पर हमला करने के लिए उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अब आगे चलकर उन्हें इन एनर्जी बहुत ही अच्छे से सेंस होने लगती है जो कि उसी जगह से आ रही थी।
अभी वो आदमी वहां पर आकर सोचता है कि हेवनली डीमन कल्ट इन्होंने ये काम किया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे किसी से डर लगता है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। पर उन्हें अंदर आने से एक गार्ड रोककर कहता है कि तुम कौन हो और तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो। वो आदमी कहता है कि रास्ते से हटो और पलक झपकने से पहले वो 2 गार्ड्स को डाउन कर देता है। जो देख दूसरे गार्ड्स कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो कि ऐसे अंदर घुसे आ रहे हो। वो आदमी कहते हैं कि हटो मेरे रास्ते से, और वो अपने एनर्जी का यूज करके 4 लोगों को मार देते हैं। दूसरा गार्ड सोचने लगता है कि उन्होंने बस अपने हैंड मूवमेंट का यूज करके 4 लोगों को यहाँ पर मार दिया। वो गार्ड गुस्से में कहता है कि पीछे हो जाओ, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ पर हो। वो आदमी कहता है कि चलो मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ, अगर तुम अपना अंत उनकी तरह नहीं चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने बच्चे वापस कर दो। गार्ड कहता है कि आखिर तुम अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो और इतने अनकोऑपरेटिव क्यों हो रहे हो। वो आदमी कहता है कि क्या तुम इस बात को मानना नहीं चाहते, फिर मुझे ही उन्हें खुद ढूंढना होगा। गार्ड दूसरों को कहता है कि इस पर हमला करो, पर वो आदमी अपने की स्वॉर्ड कंट्रोल से सभी गार्ड्स के स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगते हैं। जो देख वो गार्ड सोचता है कि इसका मतलब ये कोई मिस्टिक रियल मार्शल आर्टिस्ट है, पर आखिर उस जैसा कोई मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो आदमी तब कहता है कि ये मेरी फाइनल वार्निंग है, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो वो मारा जाएगा। पर गार्ड कहता है कि बकवास करना बंद करो, अगर तुम एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट हो भी तभी तुम हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम्हें लग रहा है हम लोग तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे जबकि हम लोग ग्रेट हेवनली डीमन कल्ट के लोग हैं। पर वो आदमी कहता है कि बेवकूफ, मैंने तुम लोगों को जीने का एक मौका दिया था पर तुमने वो मौका गवा दिया, तुमने ही अपनी किस्मत खुद चुनी है। और वो गार्ड्स पर की सोर्स से हमला कर देते हैं, पर तभी अचानक ही सभी सोर्स पास आकर रुक जाते हैं। वो आदमी सोचते हैं कि क्या कोई मेरी की में भी इंटरफेयर कर रहा है। तब वहां पर चियोन आता है। नैनो उसे बता रहा होता है कि सभी की सोर्स पर कंट्रोल पा लिया गया है, इसलिए चियोन काउंटर अटैक भी लॉन्च कर देता है, जिसे देख वो आदमी पूरा हक्का पक्का रह गया था। सोच रहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कभी फेस करूंगा, पर मेरे की में इंटरफेयर कर सभी सोर्स का कंट्रोल अपने पास ले लेना, इसके लिए की पर प्रिसाइज कंट्रोल होना चाहिए। वो दिखने में तो 20 साल का लग रहा है, पर उसकी इनर एनर्जी मुझसे कम नहीं है। ये जरूर डीमनी कल्ट का है, पर आखिर ये है कौन। पर तब वो देखता है कि सभी गार्ड्स उसे डीमन लॉर्ड कहकर ग्रीट कर रहे हैं। वो आदमी इसे पूरा ही सरप्राइज रह गए थे और सोच रहे थे कि क्या यही है जिसने मेरी बेटी को ओवरपावर किया है। तब हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है, पर यह कोई गार्ड नहीं है, यह होनम के नॉर्दर्न रीजन ब्रांच का लीडर जीहुन है। जीहुन बताता है कि यह आदमी हमारे कल्ट में जबरदस्ती घुस आया है और हमारे ऊपर हमला करके हमारे लोगों को मार रहा है, और वो हमें धमकी दे रहा है कि अपने बच्चे वापस देने के लिए। चियोन सोचता है कि तो ये जरूर अनराइवल स्वॉर्ड वेंगजेंग होंगे। गार्ड्स कहने लगते हैं कि क्या हम वन ऑफ द 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ थे। वेंगजेंग सोचते हैं कि उसे मेरे बारे में पता है तो जरूर इसने ही मेरे बच्चों को अगवा किया होगा, मुझे बस मेरे थोड़े बहुत ही की का यूज करना पड़ेगा उसे फाइट करने के लिए। पर अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट इंटरफेयर करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, पर मैं यहाँ पर एक डिसएडवांटेज पर हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है। और वो अपने एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देते हैं। और वेंगजेंग कहते हैं कि मुझे हेवनली डीमनी कल्ट के डीमन लॉर्ड से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं हूँ वेंगजेंग। तब जियोन भी की सोर्स को छोड़ देता है और जीहुन को कहता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट डाउन हो गए हैं उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। ये सुनकर जीहुन हैरान होता है क्योंकि वो तो सभी मर चुके हैं, पर तभी एक गार्ड बताता है कि वो सभी जिंदा है, उन्हें बस थोड़ी बहुत ही इंटरनल इंजरीज हुई है और वो बेहोश हो गए थे। जियोन फिर वेंगजेंग को कहता है कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया इतना सब कुछ सोचने के लिए। वेंगजेंग सोच रहे थे कि मुझे बिना वजह यहाँ पर किलिंग्स करके दुश्मनी बढ़ानी नहीं चाहिए, जबकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे यहाँ पर ही हैं। इसलिए मैं उन्हें बस वार्निंग दे रहा था और मैं उसे कन्फ्रंट करना चाह रहा था जिसने कि मेरी बेटी को हराया है। पर ये सोचना कि वो आदमी डीमनी कल्ट का लीडर होगा। वेंगजेंग फिर कहते हैं कि मैं और पोलाइट होना चाह रहा था क्योंकि मैं अभी हेवनली डीमनी कल्ट के लीडर के प्रेजेंस में हूँ, पर समझिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मेरे बच्चों को सेंस कर पा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने उन्हें अगवा क्यों किया है। जो सोच रहा था कि बहुत बढ़िया, जिस इंसान को मैं अपने लिए ग्रेटफुल बनाना चाह रहा था वो खुद ही यहाँ पर आ चुका है। जॉन भी फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। आपकी बेटी एक सीरियस कंडीशन में है तो हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी उसे यहाँ पर लाने के बदले। वेंगजेंग कहते हैं आपने ये अच्छे इरादों से किया था, ऐसा लगता है कि मैंने ही जल्दी के चक्कर में गलती कर दी, पर हमारे पास डॉक्टर से जो कि उसका ख्याल रख सकते हैं। तभी उन सभी को बहुत ही ज्यादा ठंडी महसूस होने लगती है।
जॉन भी टेंशन में सोच रहा था कि क्या मैंने जो उसके प्रेशर पॉइंट्स को बंद कर दिए थे वो ओपन हो चुके हैं, और जॉन वेंगजोंग को उसके साथ ही चलने को कहता है। यहाँ पर वो लड़की जाग चुकी थी, पर उसे रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मून कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि इसके कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है। सांगुआ कहती है कि मुझे लगता है कि इधर डीमन लॉर्ड या फिर एल्डर डानवाई कुछ कर पाएंगे। तभी वो लड़की हमला कर देती है, जिससे कि मून और सांगुआ को साइड होना पड़ता है। पर उसके बाद मून हमला करती है, पर उसके हमले उसके पास पहुंचते ही नहीं है। मून सोचती है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि मेरे अटैक्स उस तक पहुंच ही नहीं रही। तब वो लड़की अगेन हमला करती है, जिससे कि वो दोनों ही रोक नहीं पाते, और अभी वो उन सभी की तरफ बढ़ रही थी और वो फिर से आइस क्रिस्टल से हमला करती है। मून सोच रही थी यह वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जिसके बारे में हमें पता है, वो बिल्कुल कहानियों में सुनाई जाने वाली स्नो वुमेन जैसी है या फिर व्हाइट हेड विच। पर क्योंकि वो हमला कर रही थी, मून भी हमला करने आगे बढ़ती है। पर तभी अचानक से सभी क्रिस्टल मझदार में रुक जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें चो ने आकर रोका है। उसके साथ वहाँ पर वेंगजेंग भी आए थे, और वो एक ऐसा टेक्निक का यूज करते हैं जिससे कि उस लड़की की बहुत ही इजीली सप्रेस हो जाती है। मतलब कि अगर वेंगजेंग पहले ही चाहते तो वो तभी चोन के की सोर्स को भी रोक पाते। यहाँ पर वेंगजेंग सोच रहे होते हैं कि मैंने पहले ही एंटिसिपेट किया था कि वो रेज मोड पर आ गई थी, पर अभी उसकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है, मुझे अभी जल्दी करनी होगी। तब लड़की अपने ऊपर आइस का बैरियर बनाने लगती है, पर वेंगजेंग उसे बनाने से पहले ही तोड़ देते हैं और फिफ्थ मास्टरी से प्रेशर पॉइंट्स को भी शांत कर देते हैं। पर इन एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ये भी काम नहीं कर रहा। उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। पर तब वो लड़की अचानक से गिर पड़ती है और उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वेंगजेंग सोच रहे थे कि क्या उसे अपने बॉडी से निकल रही ठंडी से उसे सर्दी लग रही है। उसकी कंडीशन इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी। पता नहीं मैं भी क्या करूंगा। उसे ड्रैगन टाइगर क्लो तक ले जाने में भी आधा दिन लग जाएगा, और हो सकता है कि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए। तब डिवाइन डॉक्टर को आगे आता हुआ देख वो सोचते हैं कि ये हट्टी कट्टी महिला कौन है, उन्हें तो कहीं पर देखा देखा लग रहा है। डिवाइन डॉक्टर फिर लड़की को चेक करने लगती है। वेंगजेंग पूछते हैं कि क्या वो कोई फिजिशियन है। चियोन कहता है कि मैं आपके बेटी को इन्हीं के पास लेकर आया था। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि ऐसा लगता है कि इन एनर्जी उसके एंटायर बॉडी में फैल चुकी है, वो तो इस रेड से आधे दिन तक भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। हमारे पास अभी और कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा है। वेंगजेंग कहते हैं कि आखिर आपका मतलब क्या है, आखिर उसे क्या करना होगा। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि इस लड़की को बचाने का बस एक ही उपाय है, उसके इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस करना होगा। पर इससे वेंगजेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये किस प्रोसेस से होगा इसके बारे में सभी को ही पता है। और वो कहते हैं कि क्या आखिर आप होती कौन है ऐसा कुछ कहने वाली। बोनवेंग कहता है फादर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, यह वही है जिनको कि आप कब से ढूंढे जा रहे थे, वही डिवाइन डॉक्टर है। अब अगले सीन में डिवाइन डॉक्टर लड़की को चेक कर रही होती है, और वेंगजेंग पीछे सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करना जो कि शाओलिन ऑफ एवॉर्ड भी करने में नाकामयाब रहे। पर क्योंकि डिवाइन डॉक्टर ने कहा है तो यह बात सच ही होगी। पर आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ कैसे हो गया। वहीं पर मून बहुत ही ज्यादा उदास थी और मन ही मन कह रही थी कि क्या इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस आउट करना होगा, और वो भी इस मेथड का यूज करके। जो सोच रहा था कि मुझे भी ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ज्यादा वाइफ और बच्चा होने से बस आगे चलकर प्रॉब्लम ही होती है, और ये बात मुझसे और कौन ज्यादा अच्छे से जान सकता है, क्योंकि मैंने 6 मैन क्लान के इविल्स को फेस किया है। सांगुआ भी समझ रही थी कि जॉन कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा, और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होगा उन्हें वो फेस करना जानता है। पर अभी इस लड़की को बचाना भी जरूरी है। सांगुआ सोच रही थी कि मुझे मून के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, पर अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अनराइवल स्वॉर्ड वेंगजेंग को अपने तरफ लाने का। डिवाइन डॉक्टर तब कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एक्यूपंक्चर नीडल से बस उसकी ठंडी दूर हुई है, पर इससे उसकी लाइफ स्पेन नहीं बढ़ेगी। वेंगजेंग सोच में पड़े थे कि क्या करें। बोनवेंग कहता है फादर मुझे भी ये आइडिया पसंद नहीं आया था, पर हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। फादर हमें योगुन को बचाना ही पड़ेगा। वेंगजेंग सोच रहे थे कि उन्होंने जरूर कहा यह मेरी बेटी को बचाने के लिए है, पर एज ए फादर क्या मुझे मेरी बेटी के बॉडी को एक ऐसे इंसान को सरेंडर करना होगा जिससे कि मैं पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, और अगर मैं मेरी बेटी के बॉडी को उसे यूज करने देता हूँ पर उसे फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मेरी बेटी को इस आदमी के हवाले करना, ऑफकोर्स उसका स्टेटस बहुत ही बड़ा है, उसके मार्शल आर्ट्स भी 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के बराबर की है। वो बता नहीं रहा, पर वो उस लड़की को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करता है। ऐसा लगता है कि वो कल्ट में बहुत ही हाई रैंक में है। मैं श्योर हूँ कि ये लड़की उसके फियांसे होगी। तो क्या मेरी खुद की बेटी डिमोनिक कल्ट के लीडर की मिस्ट्रेस बन के रहेगी। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, डिमोनिक कल्ट के लीडर के बहुत सी वाइफ्स होती है, पर उसे देख ऐसा नहीं लगता है कि वो लड़की बाज है।
पर तब योगुन के कंडीशन को बिगड़ता हुआ देख वेंगजेंग सोचते हैं कि नहीं, मुझे योगुन को बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। और वो च्योन को हाथ जोड़ के कहते हैं कि डीमन लॉर्ड, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के सामने हेल्प नहीं मांगी, पर मुझे लग रहा है कि आज वो दिन आ ही गया है जिस दिन मुझे मेरा प्रॉमिस तोड़ना होगा। और वो च्योन के सामने नील डाउन करते हैं। च्योन कहता है कि सर वेंगजेंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज उठिए। वेंगजेंग बो डाउन करके कहते हैं कि प्लीज प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, पर एज ए 5 ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट नहीं, पर एज ए फादर। च्योन सोचने लगता है कि उन्होंने अपनी सारी ईगो को साइड में रखकर मुझसे मदद मांगी है, अगर मैं अभी मना कर देता हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे दुश्मन बन जाए। ऑफकोर्स मुझे उनके एनिमी होने में कोई डर नहीं है, पर अगर मैं वन ऑफ द 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट को अपना एलाई बना पाता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा होगा। पर ये एक चॉइस भी है, ताकि 6 मैन क्लान के साथ जो हुआ था वो मेरे कल्ट में ना हो। मैं श्योर हूँ कि ऐसा नहीं होगा, पर अगर किसी दूसरे लड़की के पेट में मेरा बच्चा होगा, नैनो तब आइडिया देता है कि वो प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा तो बच्चा होगा ही नहीं। पर च्योन सोच रहा था कि पर फिर भी। तब मून च्योन को टेलीपैथी से कहती है कि लॉर्ड, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा दिल 2 हिस्सों में टूट जाएगा। मैं आपके फियांसे हो सकती हूँ, पर मैं डिमोनिक कल्ट के एक मेंबर भी हूँ और आपके लॉयल सबऑर्डिनेट भी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना चाहिए जिससे कि कल्ट को आगे जाकर बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मुझे पता है कि आप मेरे लिए क्या फील करते हैं, तो चिंता मत कीजिए, और प्लीज वेंगजेंग जैसा कह रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। च्योन कहता है कि मून, मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। मून कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है, पर उन्हें देखो, वो मदद की भीख मांग रहे हैं, अगर यहाँ मेरे फादर होते तो वो भी कुछ ऐसा ही करते। और ये बहुत ही दुख की बात है कि उस जैसी किसी खूबसूरत को 9 मेरिडियन कोलब से गुजरना पड़ रहा है। च्योन कहता है कि पर आखिर वो खूबसूरत कहाँ पर है, मेरे लिए तो बस तुम ही दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। मून कहती है कि ऐसी बातें ऐसे अचानक नहीं की जाती है, तो च्योन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, तुम ही दुनिया में नंबर 1 हो। मून कहती है कि देखिए, मैं आप पर नजर रखूंगी, मुझे पता है कि अब एक इंसान की लाइफ डेंजर में है, पर आपकी आंखें सिर्फ मुझ पर ही होनी चाहिए। इसके बाद च्योन वेंगजेंग को उठाता है और कहता है, आखिर मैं एक फादर को कैसे मना कर सकता हूँ जो कि अपने बेटी की जिंदगी के लिए भीख मांग रहे हैं। वेंगजेंग कहते हैं, डीमन लॉर्ड, प्लीज मेरी बेटी की जान बचाइए। और च्योन कहता है कि ठीक है। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि अच्छा है, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, तो अभी तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर हम लोगों ने यहाँ पर देरी कर दी तो इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस करने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। पर च्योन पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, पर डिवाइन डॉक्टर कुछ बताती उससे पहले वो सभी को ही बाहर जाने को कहती है, क्योंकि उन्हें च्योन से कुछ प्राइवेट में बातें करनी है। अब सबके बाहर जाने के बाद डिवाइन डॉक्टर च्योन को मेथड समझा देती है। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि करते समय पर भी उनमें फाइट हो सकती है, पर तुम्हें बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकना है, एक बार में ही तुम्हें खत्म करना होगा। फिर वो च्योन को गुड लक कहकर बाहर आ जाती है। च्योन सोच रहा था कि क्या इसमें कोई गुड लक कहने की बात है। अब डिवाइन डॉक्टर के वहां से जाने के बाद च्योन योगुन को लेकर अंदर कमरे में जाता है और सोच रहा था कि डिवाइन डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है, पर क्या ऐसा करना सही रहेगा। उन्होंने कहा था कि मुझे उसके प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज करना होगा ताकि उसकी की सर्कुलेट हो सके, पर अगर वो जाग जाती है तो यहाँ पर बहुत ही गंदे वाली फाइट होगी। पर अभी मुझे उसके कपड़े पहले उतार देना चाहिए। और ऊपर के कोट को उतारने के बाद जब च्योन दूसरे ड्रेस को उतारने की कोशिश करता है, योगुन जाग जाती है। च्योन सोचता है कि मैंने शायद ही उसके प्रेशर पॉइंट्स को टच किया था, पर वो अभी से ही जाग गई और अभी उसमें से इतनी ज्यादा इन एनर्जी निकलने लगती है कि च्योन सीधा छत से जाकर टकराता है और ये बाहर भी सुनाई देती है। सभी लोगों को फिक्र हो रही थी कि आखिर अभी अंदर क्या हो रहा होगा, पर योबोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अंदर लॉर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया है और वो भी बहुत ही तेजी से, जिसके बाद बाकियों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। और मून तो बेचारी रो रही थी, पर अचानक ये बिल्डिंग पूरी फ्रीज होने लगती है, जो तक योबोंग अंदर की ओर भागता है, पर डिवाइन डॉक्टर उसे रोकती है और कहती है कि यह बस उसके जागने का असर है, अभी वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाओ, अगर तुम वहां पर जाकर उन्हें इंटरप्ट करते हो तो इतना सब कुछ करना बिल्कुल भाड़ में जाएगा। थोड़ी देर तक सभी सोच रहे थे कि क्या वो दोनों ठीक होंगे, ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में एक डेथ बैटल हो रही हो, पर फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और च्योन बाहर आता है। उसने योगुन को उठाया हुआ था और सोच रहा था कि मुझे यंग एनर्जी को ट्रांसफर करने पर फोकस करना होगा, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसकी नसें सूख जाएंगी और उसकी डेथ भी हो जाएगी। मुझे इन एनर्जी पर जीत नहीं चाहिए, मुझे बस उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसे इन एनर्जी पर फोकस कर उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। च्योन को इसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो सोच रहा था कि यह सोचना कि किसी के पास इतनी ज्यादा इन एनर्जी होगी, एक आम इंसान कभी भी इतने ज्यादा इन एनर्जी को सहन नहीं सकता है। पर तभी उसे हेवनली डिमोनिक एनर्जी सेंस होती है
क्योंकि हेवनली डिमोनिक एनर्जी सारी इन एनर्जी को एक भूखे शेर की तरह खा जाता है। जियोन सोच रहा था कि अगर मैं नेचर के एनर्जी को कंट्रोल कर भी पाता हूँ तभी मैं जितना ज्यादा हैंडल कर सकता हूँ यह उसे बहुत ही ज्यादा है, पर मेरे पास अभी और कोई चॉइस भी नहीं बची है। मुझे अभी उसे और भी ज्यादा यंग एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इन एनर्जी को अपने अंदर ले सकूं। पर तब योगुन को होश आ जाता है और जियोन देखकर सोचता है कि उसके आंखों का रंग वापस आ रहा है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ गई है, तो ये सच में ही काम कर रहा है। पर अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की ब्लड फ्रीज होती जा रही है, मतलब कि अभी वो नहीं बल्कि मैं ही खतरे में हूँ। पर नैनो तभी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगता है, पर जियोन सोच रहा था कि अच्छा नहीं है, हेवनली डिमोनिक एनर्जी ने सभी इन एनर्जी को खा ली है और अभी मैं इसे अपने बॉडी से भी निकाल नहीं पा रहा। बहुत ही ज्यादा इन एनर्जी अब हेवनली सोर्स में आ चुकी है, जो कि एक यंग एनर्जी का मार्शल आर्ट है। अब थोड़ी देर बाद जियोन योगुन के ऊपर एक चादर चढ़ा देता है और सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि मैंने उसके सभी इन एनर्जी को सोख ली है। अभी मुझे मेरे अंदर जो इन एनर्जी है उसे देखना होगा। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ और वो बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। बाहर वैंगजेंग से और रहा नहीं जा रहा था। वैंगजेंग सोच रहे थे कि मैंने खुद को कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर इससे मेरी बेटी की जान बच पाती है, पर मेरे अंदर जो ये फीलिंग है आखिर मैं इसका क्या करूंगा। माई लव, मुझे नहीं पता है कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है या नहीं, पर अगर तुम जिंदा होती तो तुम क्या फैसला करती। तब अचानक से अंदर से एक एनर्जी बाहर आने लगती है, पर यह बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। वैंगजेंग सोचते हैं कि यह तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, मैंने कभी इससे पहले इतना अजीब और सेवेज नहीं देखा था। ठंड तो कम हो रही है पर ऑपोजिट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऐसा है जैसे कि कोई बीस्ट दहाड़ रहा हो। बोनुएंग तब कहता है फादर, गेस्ट हॉल में कुछ तो गड़बड़ है। वैंगजेंग कहते हैं कि क्या तुम भी यह फील कर सकते हो, और वो डिवाइन डॉक्टर के पास आकर कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर आखिर ये क्या हो रहा है। डिवाइन डॉक्टर कहती है कि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ये क्या है। वैंगजेंग सोचते हैं कि इवन डिवाइन डॉक्टर भी जिन्होंने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी है वो भी इस एनर्जी से कांप रही है, कोई जरूरी एनर्जी गुस्से में निकल रहा है। तब गेस्ट हॉल अचानक ही टूट जाती है और सब देखते हैं कि जियोन अंदर ही खड़ा हुआ है और पीछे योगुन सोई हुई है। वैंगजेंग पूछते हैं कि डीमन लॉर्ड आखिर ये क्या हो रहा है, पर जियोन कुछ नहीं कहता तो वैंगजेंग सोचते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे खुद ही चेक करना होगा। वैंगजेंग पास आकर कहता है कि डीमन लॉर्ड क्या आप मुझे सुन सकते हैं, पर जियोन वैंगजेंग की तरफ इस तरह देखता है और उसके बाद वैंगजेंग पर हमला कर देता है। और ये इन एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यह पावरफुल होने के साथ ही साथ जियोन एक वॉल को भी फ्रीज कर देता है। वैंगजेंग फिर देखते हैं कि योगुन को होश आ रहा है और उसकी कंडीशन भी पहले से इम्प्रूव हो रही है। वैंगजेंग सोचते हैं कि यह मेथड काम कर गया, पर आखिर डीमन लॉर्ड को क्या हुआ है और 9 इन मेरिडियन कोलैप्स उसके अंदर कोएग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उसकी आंखें किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर रही, तो वो जरूर अभी अनकॉन्शियस है। कहीं वो डेविएशन तो नहीं। अगर उसके लेवल का एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि डेविएशन में जा चुका है, मतलब कि ये बिल्कुल एक डेथ सेंटेंस है, मुझे उसे जल्द उठाना होगा। डीमन लॉर्ड क्या आप मुझे सुन सकते हैं, पर जियोन वैंगजेंग पर हमला कर देता है। वैंगजेंग सोच रहे थे योगुन इस खतरे से बाहर आ गई है, पर अभी वो खतरे में है, मुझे उसे यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना होगा। डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे समझना अगर मैं थोड़ा बहुत रफ हो जाता हूँ। वैंगजेंग फिर अपने एनर्जी का यूज करके जियोन को एक सर्कल में कवर कर देते हैं। जो देख ह्योबोंग सोच रहा था कि वो तो बिल्कुल अमेजिंग है, उन्होंने डीमन लॉर्ड पर एक सिंगल इंजरी भी आने नहीं दिया, वो सच में 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। वैंगजेंग वही सोच रहे थे, एक काम तो हो गया, अभी मुझे बस उसे एक ऐसे जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर कि कोई भी ना हो। तब जियोन अपने एनर्जी का यूज करते हुए वैंगजेंग के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वैंगजेंग पर हमला करने आने लगता है। वैंगजेंग सोच रहे थे कि वो जरूर मुझे अभी अपने एनिमी के तौर पे देख रहा है, पर यह अभी के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं उसे एक बेड की तरह यूज करके एक सेफ जगह पर लेकर जा सकता हूँ। तब जियोन वहां से अपने स्वॉर्ड को निकालता है और वैंगजेंग पर हमला कर देता है। वैंगजेंग समझ नहीं पा रहे थे कि जियोन के ब्लेड में कोल्ड ऑरा मिली कैसे हुई है, और जियोन के हमले के प्रेशर इतने ज्यादा थे कि डिवाइन डॉक्टर तो वहां पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, पर ह्योबोंग डिवाइन डॉक्टर को बचा लेता है। पर वो सोच रहा था क्या डीमन लॉर्ड की ब्लॉकेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वहीं पर वैंगजेंग जियोन के हमले को रोकते हुए सोच रहे थे कि यह बहुत ही बुरा है, उसकी की पावर बिल्कुल मेरे सेम लेवल की हो चुकी है और कोल्ड एनर्जी भी कोई मदद नहीं कर रही। मैं मेरे की से कोल्ड एनर्जी को मेल्ट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल वैसा है जब मेरी बेटी रेज मोड पर आ जाती थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे इसके कोल्डनेस को खत्म करूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोल्ड एनर्जी को बाहर निकालने के बदले उसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया है, पर आखिर वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा।
अगर वो उस लेवल पर है जहाँ पर कि वो नेचर के एनर्जी को भी सर्कुलेट कर सकता है, अगर उसके जैसा कोई इतना ज़्यादा इन एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो ज़रूर उसके बॉडी में कोलिजन होगा और की ब्लॉकेज भी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे उसे यहाँ पर डिफीट करना ही पड़ेगा। फिर वो बोनवेंग को कहते हैं कि जो एक स्वॉर्ड वेंगजेंग को पास करता है। वेंगजेंग कहते हैं डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर यह देखकर मून और ह्योबंग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। पर जियोन का हेवनली डीमन स्वॉर्ड वेंगजेंग के हमले को रोक देता है। पर अभी हेवनली डीमन स्वॉर्ड की वजह से जियोन अपना आपा खोता जा रहा था। वेंगजेंग कहते हैं कि यह बहुत ही यूनिक है, दो अलग अलग वेपन एक ही साथ यूज करना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक ही साथ बहुत इन एंड यंग एनर्जी को रिस्ट्रेन कर रहा है? पर मैंने अपने पूरे जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है। तब जियोन अपने होश में आने लगता है और हमें हेवनली डीमनिक एनर्जी के बारे में बताया जाता है। ये एनर्जी एक डार्क एनर्जी है जो कि हेवनली डीमन स्वॉर्ड में है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा जिंदा और वायलेंट फील कराती है। ये जियोन के एनर्जी कोर में सोया हुआ था क्योंकि इस एनर्जी को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जियोन भी इसे यूज करने से कतराता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन बैठकर कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था कि हेवनली डीमनिक एनर्जी बस की इंटेंसिफाई नहीं करता और वह भी और भी कुछ कर रहा है। मैं इन एनर्जी को अपने बॉडी से बाहर निकाल नहीं पा रहा क्योंकि ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया है। मुझे अभी एनफ यंग एनर्जी को प्रोड्यूस करना होगा ताकि मैं इन एनर्जी को बैलेंस आउट कर सकूं। पर अभी प्रॉब्लम यह है कि मेरे बॉडी में दो अपोजिट एनर्जीज है और मैं जितना हैंडल कर सकता हूँ ये उससे भी ज्यादा है। अगर नैनो ने मेरे इंटरनल इंजरीज को हील किया ना होता तो मैं बहुत समय पहले ही बेहोश हो गया होता। पर हाँ, मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ। अगर मैं एक एनर्जी को खाली कर पाता हूँ तो फिर दोनों एनर्जीज को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं तो काम हो जाएगा। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जियोन सोचता है कि क्या मैं ये सब कुछ सबकॉन्शियस में कर रहा था। वेंगजेंग कहता है डीमन लॉर्ड क्या अब जाग गए हैं? जियोन सोचता है कि क्या वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे जब मैं रेज मोड पर चला गया था। जियोन फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें शुक्रिया कहता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि व्हाइट ब्लेड की ऑरा बिल्कुल ब्लैक हो गई है और ब्लैक स्वॉर्ड कोल्ड एनर्जी एमिट कर रही है। तो क्या इसका मतलब इन एनर्जी और हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड की एनर्जी एक दूसरे के साथ क्लास करने के वजह बैलेंस आउट कर रही है? मून तभी वेंगजेंग से पूछता है कि सर आखिर डीमन लॉर्ड को क्या हो रहा है? वेंगजेंग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपोजिंग एनर्जीज को बैलेंस आउट कर रहा है। वेंगजेंग सोच रहे थे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उसकी इनर एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी कल्पना कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं बस उसे देखकर ही बता सकता हूँ कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसकी बस इनर एनर्जी ही मेरे होल पावर को एक्सेड कर रही है। वो एक ऐसा टेरिटरी को क्रॉस कर रहा है जहाँ पर कि मैं अभी तक पहुंचा भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर को जन्म लेता हुआ देख रहा हूँ। जियोन कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है और एक नए रियल में एंटर करने लगता है। तब कुछ भागते हुए आ रहे होते हैं जिन्हें सांगुआ चुपचाप खड़े होने को कह दी है। वो पूछते हैं कि क्या डीमन लॉर्ड को कुछ हुआ है? हम लोगों ने बहुत ही तेज साउंड सुनी और आखिर ये ऑरा कैसी है? सांगुआ कहती है कि डीमन लॉर्ड अभी एक न्यू रियल में एंटर कर रहे हैं, तो अभी सभी लोग वापस जाओ। यहाँ डिवाइन डॉक्टर यगुन को चेक कर रही होती है। वेंगजेंग पूछते हैं कि वो अभी कैसी है, क्या मेरी बेटी अभी ठीक है? डिवाइन डॉक्टर चेक करके कहती है कि एक सक्सेस रहा। इन एनर्जी जो कि उसके बॉडी के अंदर दौड़ रही थी अभी पूरी जा चुकी है। पर चलो अभी उसे अंदर लेकर चलते हैं और उसे थोड़ी देर तक मॉनिटर करते हैं। वहीं पर वेंगजेंग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि अभी यगुन खतरे से बाहर है। डिवाइन डॉक्टर पूछती है कि क्या आप अंदर आएंगे? वेंगजेंग कहते हैं कि नहीं, मैं बस इतना ही जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी भी ठीक है। मैं उसे आपके केयर में रख रहा हूँ। बोनवेंग तुम जाओ, तुम जाकर उनकी मदद करो। बोनवेंग कहता है कि क्या मैं? आप क्या करेंगे फिर? वेंगजेंग कहते हैं कि मुझे डीमन लॉर्ड का कर्ज उतारना है, अगर कम हुआ तब भी। अब अगले सीन में वो जगह बिल्कुल कोल्ड एंड स्कैरी हो गई थी। बहुत मुश्किल से सांसें भी लिया जा रहा था। पर वहीं पर वेंगजेंग वो तो बिल्कुल ठीक थे। मून सोच रही थी कि उनके जैसा कोई ग्रेट वो डीमन लॉर्ड के लिए गार्ड होकर खड़े हुए हैं। मैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तभी अचानक से जियोन के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो वापस जियोन के शरीर में जाने लगता है। जियोन उसके बाद हवा में उड़ने लगता है और ये एनर्जी उसके अंदर जाती जा रही थी, जिसके बाद जियोन का स्किन झड़ने लगता है। वेंगजेंग सोच रहे थे कि वो अभी एक बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के फेज से गुजर रहा है और क्या ये दूसरी बार है। वहीं पर मून सोच रही थी मैं डीमन लॉर्ड की बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की गवाह बन पा रही हूँ। उसके बाद जियोन के बॉडी से एक तेज रोशनी निकलने लगती है और उसका बॉडी रिकंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है। और सभी लोग जियोन को देखकर सोच रहे थे कि हो सकता है कि जियोन के फिजिक का पीक हो। मून वहीं ब्लश करते हुए सोच रही थी क्या डीमन लॉर्ड की बॉडी हमेशा से इतनी ज्यादा खूबसूरत थी? वेंगजेंग सोच रही थी कि थोड़े समय पहले वो अपने अंदर से जो एनर्जी को निकल रहा था
उससे मैं भी बिल्कुल कांप गया था। पर अभी वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह हो गया है, मतलब कि वो अपने एनर्जी को बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल कर पा रहा है। पर क्या वो अभी ओरिजिनल रिवर्सल रियल में पहुंच गया है, जहां पर कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है? वैंग ज़ेंग फिर चियोन को कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस डीमन लॉर्ड, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी को अपने सामने इस रेल में एंटर करता हुआ देख पाऊंगा। और फिर बाकी सब चियोन के सामने नील डाउन करके उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वैंग ज़ेंग फिर कहते हैं कि डीमन लॉर्ड, जबकि आप अभी एक नए रेल में पहुंच चुके हैं, तो क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। मून सोच रही थी कि क्या वो डीमन लॉर्ड के साथ एक डुएल की बात कर रहे हैं। योबोंग वही सोच रहा था कि 5 ग्रेट मार्शल आर्ट्स में से एक और डीमन लॉर्ड के बीच में एक फाइट, ये फाइट तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। चियोन फिर अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कहता है कि ये तो मैं आपसे पूछने वाला था। उसके बाद हमें ह्यूनन प्रोविंस के पास वाले फील्ड्स को दिखाया जाता है और यहाँ तक गार्ड्स खड़े हुए हैं, क्योंकि इस फाइट को अटमोस्ट सीक्रेसी के साथ किया जाएगा और जैसे 2 किलोमीटर रेंज में एक चींटी भी ना आ पाए। पर अभी उनमें जो फाइट हो रही थी उसकी शॉकवेव 2 किलोमीटर दूर तक भी आ रही थी और यहाँ पर जो गार्ड पर थे वो भी इस बैटल को देखना चाह रहे थे। चियोन फाइट करते हुए सोच रहा था कि उन्होंने फिर से ब्लॉक कर दिया। स्वॉर्ड ऑरा और ग्रेट स्वॉर्ड की कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लगता नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई भी ओपनिंग मिल पाएगा। वो बहुत स्मूथ और डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं और वो इसमें बिल्कुल माहिर है, क्योंकि वो इन्हें बीच में ही बदलने में कामयाब हो रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि आखिर वो क्यों 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। वहीं पर वैंग ज़ेंग सोच रहे थे कि मैं उन्हें बिल्कुल भी रेंज नहीं दे सकता हूँ, वो टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। अब चियोन आगे बढ़कर हमला करता है। वैंग ज़ेंग उसे रोकते हुए सोचते हैं कि ग्रेट स्वॉर्ड अभी बहुत ही ज्यादा भारी फेल हो रही है और ये हो रहा है पहले शोल्डर इंजरी की वजह से। इसी के साथ मेरी की भी बहुत ही ज्यादा लॉस हो रही है, तो अगर ये ज्यादा देर तक चलता है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसलिए वैंग ज़ेंग इस बैटल को एक ही हमले में खत्म करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहते हैं। पर यह बस एक आफ्टर इमेज था और चियोन तभी उनके गर्दन के पीछे हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।